नमस्कार दोस्तों, माई यूनिवर्स स्टूडियोज में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हिंदी ऑडियो बुक्स, लोकप्रिय उपन्यास और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ। आज की कहानी हमारी श्रोता विशाखा रायपुर छत्तीसगढ़ की फरमाइश पर है। उन्होंने धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता को सुनने की इच्छा जताई थी। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। गुनाहों का देवता भी ऐसी ही कहानी है जो प्रेम, त्याग और अधूरे रिश्तों के बीच हमें खुद से कुछ सवाल करने पर मजबूर करती है। तो विशाखा जी, यह कहानी आपके लिए। दोस्तों, अगर आप भी किसी खास किताब को हमारे चैनल पर सुनना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट में जरूर बताइए। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता। इलाहाबाद यानी प्रयाग की हवाओं में एक अजीब सी ताजगी, सादगी और बौद्धिक महक घुली हुई है। सरगम की तरह बहती गंगा और यमुना की नदियां, कटरा और यूनिवर्सिटी रोड की गलियां और उन गलियों में खिलखिलाती युवाओं की टोली। यह शहर सिर्फ इमारतों और सड़कों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, आदर्शों और आत्मीयता की एक जीती जागती दुनिया है। इसी इलाहाबाद के एक शांत और प्रतिष्ठित इलाके में स्थित है विश्वविद्यालय के जाने माने प्रोफेसर और ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर शुक्ला का विशाल और सुरम्य बंगला। डॉक्टर शुक्ला का बंगला न केवल अपनी बनावट के लिए जाना जाता था, बल्कि वहां के आत्मीय माहौल के लिए भी पूरे शहर में चर्चा में रहता था। उस बंगले के विशाल आंगन, करीने से सजे कमरों और अध्ययन कक्ष में ज्ञान, आदर्श और पारिवारिक स्नेह का एक सुंदर तालमेल दिखता था। लेकिन इस पूरे बंगले की असली धड़कन थे दो युवा जीवन, चंदर और सुधा। चंदर विश्वविद्यालय का एक अत्यंत मेधावी, गंभीर और आदर्शवादी शोधकर्ता, रिसर्च स्कॉलर था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो किसी भी देखने वाले को सहज ही प्रभावित कर लेता था। चंदर केवल पढ़ाई लिखाई में ही निपुण नहीं था, बल्कि उसका चरित्र इतना निर्मल और निश्चल था कि डॉक्टर शुक्ला उसे अपने सगे बेटे से भी बढ़कर मानते थे। डॉक्टर शुक्ला के घर का कोई भी काम हो, चाहे वह शोध से जुड़ा हुआ अकादमिक काम हो या घर के राशन और लेन देन का हिसाब किताब, चंदर के बिना कोई निर्णय नहीं लिया जाता था। चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला केवल एक गाइड या प्रोफेसर नहीं थे, बल्कि वे उसके पिता समान संरक्षक, गुरु और सब कुछ थे। और दूसरी ओर थी सुधा, डॉक्टर शुक्ला की इकलौती बेटी, चंचल, मासूम, अल्हड़ और भावनाओं से लबरेज। सुधा की उम्र अभी ढलती किशोरावस्था और उभरती युवावस्था के मोड़ पर थी। उसका रूप रंग साधारण होते हुए भी उसकी आंखें इतनी जीवंत थीं कि जब वह हंसती थी तो लगता था जैसे पूरे घर में अनगिनत घंटियां एक साथ बज उठी हों। सुधा के लिए दुनिया का केंद्र बिंदु उसके पिता और चंदर थे। चंदर के साथ उसका रिश्ता बचपन से ही शुरू हुआ था, जो धीरे धीरे उम्र के बढ़ने के साथ साथ एक अनकहे, गहरे और आत्मिक बंधन में बदल चुका था। सुधा और चंदर का यह रिश्ता किसी आम लड़के और लड़की के रिश्ते जैसा बिल्कुल नहीं था। इसमें न तो कोई औपचारिकता थी और न ही समाज के बनाए गए तय पैमानों की कोई बंदिश। दोनों के बीच एक ऐसा निष्पाप अधिकार था जिसमें लड़ाई भी थी, रूठना मनाना भी था और एक दूसरे के प्रति अगाध समर्पण भी। सुबह का समय था। इलाहाबाद की हल्की धूप डॉक्टर शुक्ला के बंगले के बरामदे पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रही थी। चंदर रोज की तरह सुबह ही डॉक्टर शुक्ला के अध्ययन कक्ष में बैठा हुआ कुछ जरूरी कागजात और अपने शोध के नोट्स व्यवस्थित कर रहा था। डॉक्टर शुक्ला किसी सरकारी काम से बाहर गए हुए थे, इसलिए घर की पूरी जिम्मेदारी चंदर के कंधों पर ही थी। तभी बरामदे में पायलों की छन छन सुनाई दी। चंदर ने बिना सिर उठाए ही मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह जानता था कि यह आहट किसकी है। सुधा हाथ में चाय की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई। चंदर बाबू, क्या आज भी दिन भर किताबों के पन्नों में ही मुंह छिपाए रखने का इरादा है? सुधा ने चाय का कप मेज पर रखते हुए नकली गुस्से से कहा। चंदर ने चश्मा ठीक करते हुए उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, सुधा, अगर मैं ये कागजात आज पूरे नहीं करूंगा तो डॉक्टर साहब के आने पर जवाब क्या दूंगा? और वैसे भी तुम्हारी तरह दिन भर फिजूल की बातें करने की फुर्सत मेरे पास कहाँ।
अच्छा, मेरी बातें तुम्हें फिजूल लगती हैं? सुधा ने अपने दोनों हाथ कमर पर टिका लिए और मुंह बनाकर बोली, जब देखो तब पढ़ाई, शोध और किताबें। कभी थोड़ा हौस बोल भी लिया करो। अगर मैं चाय न लाऊं तो तुम्हें यह भी याद नहीं रहेगा कि तुमने सुबह से कुछ खाया है या नहीं। चंदर ने चाय का घूंट लिया और बेहद आत्मीयता से सुधा की ओर देखा। सुधा, तुम जानती हो ना कि डॉक्टर साहब का यह शोध कितना महत्वपूर्ण है, और फिर तुम हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए। जब तुम हो तो मुझे किसी और चीज की चिंता करने की क्या जरूरत। चंदर की यह बात सुनते ही सुधा के चेहरे पर एक हल्की सी लाली दौड़ गई। उसने अपना सिर झुका लिया और चाय की खाली ट्रे उठाकर तुरंत वहां से जाने लगी। लेकिन दरवाजे के पास पहुंचकर वह रुकी, मुड़ी और चंदर की तरफ देखते हुए बोली, चंदर, दोपहर का खाना तैयार है। अगर 10 मिनट में नीचे नहीं आए तो मैं सारा खाना उठाकर बाहर फेंक दूंगी, समझे? चंदर हौंस पड़ा। हाँ बाबा, आता हूं। तुमसे कौन जीत सकता है। सुधा के चले जाने के बाद चंदर कुछ देर के लिए अपनी किताबों से ध्यान हटाकर खिड़की से बाहर देखने लगा। उसका मन विचारों के समंदर में गोते लगाने लगा। वह सोचने लगा कि सुधा उसके जीवन में क्या स्थान रखती है। क्या यह सिर्फ एक पारिवारिक लगाव है? क्या यह एक दोस्त का अधिकार है? या फिर यह कोई ऐसा एहसास है जिसे किसी नाम की जरूरत नहीं होती? चंदर और सुधा के रिश्ते की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि उनके बीच किसी प्रकार की शारीरिक लिप्सा या वासना का कोई स्थान नहीं था। उनका प्रेम पूरी तरह से अलौकिक, पवित्र और प्लेटोनिक देहाती था। चंदर सुधा को अपनी आत्मा का हिस्सा मानता था, एक ऐसी देवी जिसे वह केवल पूज सकता था, जिस पर वह केवल स्नेह न्योछावर कर सकता था। और सुधा के लिए चंदर ही उसकी दुनिया का ध्रुव तारा था। चंदर की एक मुस्कान सुधा के पूरे दिन को रोशन कर देती थी और चंदर की जरा सी खफगी सुधा की आंखों में आंसू ला देती थी। दोपहर को जब चंदर खाने की मेज पर पहुंचा तो सुधा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उसने चंदर की मनपसंद सब्जी बनाई थी। आज डॉक्टर साहब का पत्र आया था। सुधा ने खाना परोसते हुए कहा, अच्छा, क्या लिखा है उन्होंने? चंदर ने उत्सुकता से पूछा। लिखा है कि वे अगले हफ्ते तक लौटेंगे, और हां, उन्होंने तुम्हारे शोध के बारे में भी पूछा है। वे कह रहे थे कि चंदर को कहो कि ज्यादा दिमागी थकान न ले। सुधा ने चंदर की प्लेट में रोटी रखते हुए कहा, डॉक्टर साहब भी ना खुद दिन रात काम करते हैं और मुझे आराम करने की सलाह देते हैं। चंदर ने हंसते हुए कहा, फिर थोड़ा गंभीर होकर बोला, सुधा, डॉक्टर साहब ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं उनका यह ऋण कभी नहीं चुका सकता। मेरे अनाथ जीवन को उन्होंने सहारा दिया, मुझे पढ़ाया, लिखाया और इस काबिल बनाया। अगर मैं उनके लिए अपनी जान भी दे दूं तो भी कम है। सुधा ने चंदर की आंखों में झलकी उस अगाध कृतज्ञता और भावुकता को देखा। उसने धीरे से चंदर के हाथ पर अपना हाथ रखा और बड़े कोमल स्वर में कहा, चंदर, पापा तुम्हें अपनी औलाद से बढ़कर मानते हैं। वे कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं समझते, और तुम उनके लिए जो करते हो वही उनका सबसे बड़ा इनाम है। इसलिए ऐसी भारी भरकम बातें मत किया करो। चंदर ने सुधा के हाथ की उंगलियों को धीरे से दबाया और मुस्कुरा दिया। दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन वह सन्नाटा अजीब नहीं था। उसमें एक ऐसा सुकून था जो केवल दो बेहद करीब रहने वाली आत्माओं के बीच ही हो सकता है। उसी शाम, प्रयाग की शाम अपने पूरे शबाब पर थी। आसमान में नारंगी और बैंगनी रंगों की छटा बिखरी हुई थी। चंदर और सुधा बंगले के बगीचे में टहल रहे थे। बगीचे में खिले हुए मोगरे और गुलाब की महक हवा में घुली हुई थी। चंदर, सुधा ने चलते चलते अचानक रुककर कहा, हाँ सुधा, क्या बात है? अगर कभी ऐसा हो कि मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊं तो तुम क्या करोगे? सुधा की आवाज में अचानक एक अनजानी उदासी और गंभीरता आ गई थी। चंदर चौंका। उसने सुधा के चेहरे की तरफ देखा, जहां शाम की ढलती रोशनी में एक अजीब सा साया तैर रहा था। तुम यह कैसी बातें कर रही हो सुधा? चंदर ने थोड़ा डांटते हुए कहा। तुम दूर कहां जाओगी? और अगर तुम दूर चली भी गई तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे सचमुच दूर हो सकती हो? तुम तो मेरी सोच में, मेरी किताबों में, मेरी हर सांस में शामिल हो। इंसान शरीर से दूर होता है, मन से नहीं।
सुधा ने अपनी आंखें उठाकर चंदर की ओर देखा। चंदर के इन शब्दों ने उसके दिल के किसी कोने में छिपे डर को पल भर के लिए मिटा दिया। उसके होठों पर फिर से वही चिर परिचित मासूम मुस्कान आ गई। तुम सचमुच बहुत बड़े दार्शनिक में हाले और सार्वहाले हो चंदर बाबू, सुधा ने हंसते हुए उसके कंधे पर एक हल्का सा थप्पड़ मारा। चलो अब, अंधेरा हो रहा है, मुझे अंदर जाकर पढ़ाई भी करनी है, वरना कल कॉलेज में मैडम से डांट पड़ेगी। चंदर भी हौस पड़ा और दोनों अंदर की ओर बढ़ गए। लेकिन चंदर के मन में सुधा का वह सवाल एक कौतूहल छोड़ गया था। जीवन अभी जितना शांत, सुंदर और बेदाग दिख रहा था, क्या भविष्य में भी वैसा ही रहने वाला था? क्या समाज की मान्यताएं, पारिवारिक मर्यादाएं और आने वाले तूफान इस पवित्र रिश्ते को यूं ही अछूता रहने देंगे? इलाहाबाद की उस ढलती रात में, जहां एक तरफ गंगा की लहरों का शांत संगीत था, वहीं दूसरी तरफ नियति चंदर और सुधा के जीवन में एक नया मोड़ लाने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर शुक्ला की वापसी, नए लोगों का प्रवेश और जीवन के कड़वे यथार्थ, यह सब अभी पर्दे के पीछे थे। चंदर और सुधा अपनी इस मासूम, पवित्र दुनिया में बेखबर सो रहे थे, इस बात से अनजान कि प्यार की असली परीक्षा तो अभी शुरू होनी बाकी थी। प्रयाग में सर्दी का असर अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। सुबह की ताजी धूप, अब धूप कम और राहत की सांस अधिक महसूस होती थी। डॉक्टर शुक्ला अभी भी शहर से बाहर थे और चंदर पर उनके शोध कार्य के संपादन का सारा दायित्व था। डॉक्टर शुक्ला का एक अत्यंत महत्वपूर्ण शोध निबंध तैयार हो चुका था, जिसे टाइप करवाकर जल्द से जल्द समीक्षा के लिए भेजा जाना आवश्यक था। उस जमाने में कटरा और यूनिवर्सिटी रोड के बीच स्थित रोजलान नामक बंगला अपने आप में एक अलग और अनूठी पहचान रखता था। रोजलान एक एंग्लो इंडियन परिवार का विशाल, थोड़ा पुराना और रहस्यों से घिरा हुआ बंगला था। वहां पम्मी, मिस पी डिक्रूज और उसका भाई बर्टी रहते थे। पम्मी एक बेहतरीन टाइपोग्राफर और आशुलिपिक स्टेनोग्राफर थी, जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और शोधकर्ताओं का काम व्यावसायिक निपुणता के साथ किया करती थी। डॉक्टर शुक्ला के निर्देशानुसार चंदर उस शोध निबंध की पांडुलिपि लेकर रोजलान बंगले के लिए निकला। जब चंदर रोजलान के लोहे के भारी फाटक को पार करके अंदर दाखिल हुआ, तो उसे एक अजीब सी शांति और एकांत का एहसास हुआ। बंगले का बाहरी बगीचा लाल, सफेद और गुलाबी गुलाब के फूलों से भरा पड़ा था। चारों तरफ केवल फूलों की भीनी भीनी महक और पत्तियों की सरसराहट थी। ऐसा लगता था जैसे यह जगह इलाहाबाद शहर के हलचल भरे माहौल से बहुत दूर किसी अलग ही दुनिया में बसी हो। चंदर अभी बगीचे के संकरे रास्ते पर चल ही रहा था कि अचानक एक झाड़ी के पीछे से एक युवक निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। यह बर्टी था, पम्मी का भाई, जो मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ और बीमार रहता था। बर्टी ने चंदर को घूरते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? क्या तुम मेरे गुलाब चुराने आए हो? चंदर पल भर के लिए झिझका, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान लाते हुए शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं फूल चुराने नहीं आया हूं। मैं डॉक्टर शुक्ला के यहां से आया हूं, मिस पम्मी से मिलने। बर्टी ने चंदर को सिर से पांव तक देखा, फिर उसने अपने हाथ में पकड़े एक अधखिले लाल गुलाब को अपनी छाती से लगा लिया और लगभग फुसफुसाते हुए बोला, ये फूल मेरे हैं, सिर्फ मेरे। कोई इन्हें मुझसे नहीं छीन सकता। अगर तुमने इन्हें छुआ तो मेरी आत्मा रो पड़ेगी। बर्टी की आवाज में जो दर्द और पागलपन था, उसने चंदर के संवेदनशील मन को अंदर तक छू लिया। चंदर समझ गया कि इस युवक का अतीत किसी गहरे आघात से जुड़ा हुआ है। तभी बरामदे की ओर से एक तीखी लेकिन सुरीली आवाज गूंजी, बर्टी, अंदर आओ, तुम फिर बाहर आ गए। यह पम्मी थी, आधुनिक परिधान में ढली, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में जीवन के कड़वे अनुभवों की झलक लिए पम्मी बरामदे से नीचे उतरी। उसने बर्टी का हाथ पकड़ा और उसे दुलारते हुए अंदर जाने को कहा। बर्टी किसी छोटे बच्चे की तरह चुपचाप अंदर चला गया। पम्मी ने चंदर की तरफ रुख किया और मुस्कुराते हुए बोली, आई एम सॉरी, मेरा भाई थोड़ा बीमार रहता है।
उम्मीद है उसने आपको परेशान नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, चंदर ने नम्रता से कहा। मैं चंदर हूं। डॉक्टर शुक्ला ने यह शोध निबंध टाइप करवाने के लिए आपके पास भेजा है। पम्मी चंदर को अंदर के स्टडी रूम में ले गई। कमरे की सजावट पश्चिमी शैली की थी। वहां लकड़ी की मेज, एक पुराना टाइपराइटर, किताबों की अलमारियां और दीवारों पर कुछ विंटेज पेंटिंग्स लगी हुई थीं। बैठिए, पम्मी ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। चंदर ने पांडुलिपि मेज पर रख दी। पम्मी ने कागजात पलटे और चंदर के काम की बारीकी को देखकर प्रभावित हुई। डॉक्टर साहब का काम हमेशा बहुत व्यवस्थित होता है, पम्मी ने कहा, और आपका हस्तलेख, हैंडराइटिंग भी बहुत सुंदर है। यह काम 2-3 दिनों में पूरा हो जाएगा। काम की बात खत्म होने के बाद चंदर ने शिष्टाचारवश पूछा, मिस पम्मी, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं बर्टी के बारे में पूछ सकता हूं? वे गुलाब के फूलों को लेकर इतने भावुक क्यों हैं? पम्मी के चेहरे पर फैली मुस्कान पल भर के लिए गायब हो गई। उसने एक ठंडी सांस ली, खिड़की के बाहर देखा जहां गुलाब की पंखुड़ियां हवा में हिल रही थीं, और बोली, बर्टी एक जमाने में बहुत हंसमुख और उत्साही लड़का था, लेकिन प्रेम और विवाह ने उसे बर्बाद कर दिया। चंदर चुपचाप सुनता रहा। पम्मी ने आगे बताना शुरू किया। बर्टी अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वे दोनों इसी बगीचे में घंटों गुलाब उगाया करते थे, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी की एक गंभीर बीमारी से मृत्यु हो गई। उस सदमे को बर्टी बर्दाश्त नहीं कर सका। उसका दिमाग उसी मोड़ पर ठहर गया। अब उसे लगता है कि ये गुलाब ही उसकी पत्नी का रूप हैं। वह दिन रात इन फूलों की देखभाल करता है, इस डर में कि कहीं कोई इन्हें उससे अलग न कर दे। चंदर ने एक गहरी संवेदना के साथ कहा, यह बेहद दुखद है। प्रेम इंसान को जितना सहारा देता है, कभी कभी उतना ही तोड़ भी देता है। पम्मी ने चंदर की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। प्रेम? चंदर जी, प्रेम जैसी कोई चीज इस दुनिया में टिकती नहीं है। या तो वह बर्टी की तरह इंसान को पागल बना देती है, या फिर। पम्मी रुकी और उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। दथरा दथर, या फिर विवाह के पवित्र बंधन के नाम पर इंसान का दम घोंट देती है। चंदर ने चौंक कर पूछा, क्या आप विवाह संस्था पर विश्वास नहीं करती? बिल्कुल नहीं, पम्मी ने स्पष्ट और बेबाक लहजे में कहा। मेरा अपना विवाह एक बुरा सपना था। मैंने शादी की, अपना सब कुछ समर्पित किया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? छल, अकेलापन और कड़वाहट। मैंने तलाक ले लिया और अब मैं यहां स्वच्छंद जी रही हूं। मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। विवाह केवल सामाजिक ढोंग और एक दूसरे पर अधिकार जताने का साधन है। सच्चा जीवन तो वही है जहां कोई बंधन न हो, कोई अपेक्षा न हो। पम्मी के इस आधुनिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण से स्तब्ध रह गया, लेकिन साथ ही वह पम्मी की ईमानदारी और बेबाकी का सम्मान करने लगा। चंदर समझ गया कि पम्मी का यह रुख उसके गहरे जख्मों का ही एक आवरण था। शायद आपका अनुभव कड़वा रहा हो, मिस पम्मी, चंदर ने धीरे से कहा, लेकिन हर रिश्ता ऐसा नहीं होता। कुछ रिश्ते बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी भौतिक अपेक्षा के भी अमर होते हैं। पम्मी हंस पड़ी। आप बहुत सीधे और आदर्शवादी लगते हैं, चंदर जी, लेकिन दुनिया वैसी नहीं है जैसी किताबों में लिखी होती है। खैर, समय बताएगा। जब चंदर रोजलान से बाहर निकला तो उसका मन विचारों के ताने बाने में उलझा हुआ था। एक तरफ बर्टी का वह पागलपन भरा प्रेम था जो अतीत में अटक गया था, दूसरी तरफ पम्मी का वह कड़वा यथार्थवाद था जो किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता था, और तीसरी तरफ उसकी अपनी दुनिया थी जहां सुधा का निश्चल, निर्मल और अलौकिक प्रेम था। शाम को जब चंदर डॉक्टर शुक्ला के बंगले वापस लौटा तो सुधा बरामदे में ही उसका इंतजार कर रही थी। इतनी देर कहाँ लगा दी चंदर? सुधा ने चंदर के हाथ से झोला लेते हुए शिकायत के लहजे में कहा, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। चंदर ने सुधा के मासूम चेहरे को देखा। पम्मी की बातें और बर्टी का बिखरा हुआ चेहरा उसके दिमाग में तैर गया। उसने मन ही मन सोचा कि सुधा के मासूम चेहरे को देखा, कितनी पवित्र और निश्चल है। उसे दुनिया की इस कड़वाहट और जटिलता से हमेशा दूर रखना चाहिए। कुछ काम में देर हो गई। सुधा,
चंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अंदर चलकर चाय पीते हैं। आज तुम्हें एक नई दुनिया की कहानी सुनाता हूं। सुधा के चेहरे पर उत्सुकता छा गई और वह हौंसते हुए चंदर के पीछे पीछे अंदर चली गई। नियति धीरे धीरे चंदर के जीवन के कैनवास पर नए रंग घोल रही थी। जहां एक पार्थाला खाला है तरफ सुधा का पावन आदर्श था, वहीं दूसरी तरफ पम्मी का यथार्थवादी दृष्टिकोण, जो आने वाले समय में चंदर के विचारों को गहराई से प्रभावित करने वाला था। दिसंबर की ठंड ने अब इलाहाबाद को पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया था। सुबह सुबह गंगा यमुना के संगम पर कोहरे की सफेद चादर तनी रहती थी और विश्वविद्यालय के परिसर में धूप सेकते छात्रों की टोलियां दिखाई देने लगती थीं। डॉक्टर शुक्ला के लौटने में अभी कुछ दिन और बाकी थे। चंदर का अधिकतर समय शोध कार्य रोजलान बंगले में पम्मी के पास पांडुलिपि के संपादन और सुधा की देखभाल में बीत रहा था। सुधा महिला छात्रावास, गर्ल्स हॉस्टल और अपने कॉलेज के जीवन में काफी व्यस्त रहती थी। कॉलेज का माहौल पढ़ाई से ज्यादा साहित्य, कला, बहस और दोस्ती के रंगों से सराबोर था। सुधा की सबसे प्रिय और घनिष्ठ सहेली थी गेसु। गेसु लखनऊ के एक संभ्रांत मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थी। वह बेहद हौसमुख, जिंदादिल, शायरी की शौकीन और व्यावहारिक सोच रखने वाली लड़की थी। जहां सुधा भावनाओं के सागर में डूबने उतराने वाली, काल्पनिक और अत्यधिक भावुक थी, वहीं गेसु जीवन को उसकी पूरी स्वाभाविकता और यथार्थ के साथ देखने की कला जानती थी। लेकिन इसके बावजूद दोनों में बहनों जैसी आत्मीयता थी। एक सुहानी दोपहर कॉलेज के विशाल लॉन में जहां धूप खिली हुई थी, सुधा और गेसु हरी घास पर बैठी हुई थीं। सुधा के हाथ में एक किताब थी, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। वह बार बार कलाई पर बौंधी घड़ी देख रही थी। सुधा, गेसु ने अपनी चूड़ीदार आस्तीन संभालते हुए मुस्कुराकर कहा, तेरा ध्यान इस नजीर अकबराबादी की गजल पर है या कटरा वाली सड़क पर? जब से बैठी है हर 2 मिनट में घड़ी देख रही है। सुधा ने झेंपते हुए किताब से अपना मुंह ढका और बोली, नहीं तो गेसु, मैं तो बस यूं ही। चंदर ने कहा था कि वह आज दोपहर 2 बजे मुझे हॉस्टल के गेट पर मिलेगा। कुछ किताबें देनी थीं उसे। गेसु खिलखिलाकर हौंस पड़ी। ओहो, तो चंदर बाबू आने वाले हैं। तभी मैडम के चेहरे पर यह गुलाबी धूप खिली हुई है। सच बता सुधा, यह चंदर तेरे लिए क्या है? भाई है, दोस्त है, गाइड है या? गेसु ने अपनी आंखें मटकाते हुए शरारत से अधूरा छोड़ दिया। सुधा का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने गेसु के बाजू पर एक हल्का सा घूंसा मारा। तू हमेशा फिजूल बातें करती है गेसु। चंदर मेरे लिए सब कुछ है। पापा के बाद अगर दुनिया में कोई मेरे लिए सबसे आदरणीय है तो वो चंदर है। उनके और मेरे रिश्ते को तू अपने इन शेरों, शायरी वाले चश्मे से मत देख। गेसु ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए एक शेर पढ़ा। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। फिर गेसु ने थोड़ा गंभीर होकर सुधा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, सुधा, तू बहुत मासूम है। तू जिसे पूजा, आदर और आत्मिक बंधन कहती है ना, वह और कुछ नहीं, औरत के दिल की सबसे गहरी मोहब्बत है। लेकिन याद रख, दुनिया बहुत जालिम है। समाज केवल उन्हीं रिश्तों को नाम देता है जो उसकी बनाई सीमाओं में ढलते हैं। तेरा यह देहातीत और पवित्र प्रेम अगर समाज की कसौटी पर आया तो संभाल पाएगी खुद को? सुधा ने बड़े आत्मविश्वास से अपनी आंखें उठाईं और कहा, मुझे समाज की परवाह नहीं है गेसु। चंदर ने मुझे सिखाया है कि सच्चा प्रेम कभी अधिकार नहीं मांगता, वह केवल समर्पण जानता है। चंदर का साया मेरे साथ है, मुझे किसी बात का डर नहीं। अल्लाह करे तेरा यह विश्वास हमेशा कायम रहे, गेसु ने दुआ के अंदाज में हाथ उठाते हुए कहा। लेकिन कभी कभी इंसान इतना आदर्शवादी हो जाता है कि वह जमीन के यथार्थ को भूल जाता है। खैर, छोड़ ये भारी बातें, चल देख, तेरे चंदर बाबू शायद आ गए। सामने से चंदर अपनी साइकिल थामे हॉस्टल के रास्ते से आ रहा था। उसके चेहरे पर वही शांत, सौम्य और बौद्धिक चमक थी। उसे देखकर सुधा का चेहरा खुशी से खिल उठा। आदाब चंदर साहब,
गेसु ने उठकर बड़ी नफासत से सलाम किया। जी आदाब गेसु जी। चंदर ने मुस्कुराकर अभिवादन स्वीकार किया। कहिए, कैसी चल रही हैं आप लोगों की तैयारियां? तैयारियां तो बहुत अच्छी चल रही हैं चंदर साहब, गेसु ने चुटकी लेते हुए कहा। लेकिन आपकी इस सुधा का मन पढ़ाई में कम और आपकी दर्शन शास्त्र की बातों में ज्यादा रहता है। जरा इसे समझा कीजिए, वरना इम्तिहान में यह आपके नाम के पर्चे लिख कर आएगी। चंदर हौंस पड़ा और सुधा की तरफ देखा, जो शर्म से गेसु को घूर रही थी। सुधा, चंदर ने अपने बैग से 2 मोटी किताबें निकालते हुए कहा, ये वे नोट्स और किताबें हैं जो तुमने मांगी थीं। इन्हें ध्यान से पढ़ लेना। और हां, डॉक्टर साहब का आज तार आया था। वे परसों की ट्रेन से लौट रहे हैं। पापा के आने की खबर सुनते ही सुधा की आंखें चमक उठीं। सच? पापा परसों आ रहे हैं? चंदर, फिर तो हमें घर की बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी। उनके मनपसंद खाने का इंतजाम करना होगा, उनके कमरे की सफाई। तुम बेफिक्र रहो, चंदर ने तसल्ली देते हुए कहा। मैंने सब सोच रखा है। पम्मी जी से टाइप कराया हुआ निबंध भी लगभग पूरा हो चुका है। डॉक्टर साहब जब आएंगे तो उन्हें अपना काम पूरी तरह तैयार मिलेगा। पम्मी जी? गेसु ने नाम सुनते ही उत्सुकता से पूछा। यह पम्मी कौन है? चंदर साहब। चंदर ने संक्षेप में रोजलान बंगले, पम्मी और बर्टी का परिचय दिया। चंदर ने बताया कि पम्मी किस तरह स्वतंत्र सोच रखती है, समाज के बंधनों को नहीं मानती और अपने बलबूते पर जी रही है। गेसु ने बहुत ध्यान से चंदर की बातें सुनी। उसकी व्यावहारिक बुद्धि ने तुरंत ताड़ लिया कि चंदर के विचारों पर पम्मी का एक अजीब सा प्रभाव पड़ रहा था। पम्मी का स्वच्छंदवादी और कड़वादी यथार्थवाद चंदर के अत्यधिक आदर्शवादी दृष्टिकोण से टकरा रहा था। चंदर साहब, गेसु ने विचारमग्न होकर कहा, ऐसी औरतों से दुनिया डरती भी है और आकर्षित भी होती है। जो औरत समाज के बनाए नियमों को तोड़कर अपनी शर्तों पर जीती है, वह या तो बहुत मजबूत होती है या फिर अंदर से बहुत टूटी हुई। आप उसके विचारों को सुनिए जरूर, लेकिन उसे अपने आदर्शों पर हावी मत होने दीजिए। चंदर गेसु की इस सूझबूझ और तीक्ष्ण दृष्टि से प्रभावित हुए बिना न रह सका। उसने स्वीकार किया कि गेसु केवल शायरी ही नहीं करती, बल्कि उसमें जीवन को समझने की एक अद्भुत क्षमता भी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, गेसु जी, चंदर ने गंभीर होकर कहा। आदर्श और यथार्थ का संतुलन ही जीवन है। लेकिन कभी कभी इंसान को नए दृष्टिकोण से भी दुनिया को देखना चाहिए। कुछ देर तक तीनों के बीच साहित्य, समाज, प्रेम और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बड़ी ही जीवंत और बौद्धिक चर्चा होती रही। गेसु के तीखे और मजाकिया जुमले माहौल को हल्का फुल्का बनाए रख रहे थे, जबकि सुधा केवल चंदर के शब्दों को ऐसे सुन रही थी जैसे कोई शिष्या अपने गुरु की वाणी पी रही हो। शाम ढलने लगी थी। सूरज की लालिमा इलाहाबाद के पेड़ों की ओट में छिपने लगी थी। हॉस्टल का सायरन बजने वाला था। अच्छा सुधा, गेसु जी, अब मैं चलता हूं। चंदर ने अपनी साइकिल संभाली। परसों सुबह डॉक्टर साहब को लेने स्टेशन जाना है। सुधा, तुम तैयार रहना। हाँ चंदर, मैं वक्त पर तैयार रहूंगी, सुधा ने कहा। चंदर अपनी साइकिल पर सवार होकर चला गया। सुधा और गेसु हॉस्टल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ीं। जाते जाते गेसु ने सुधा के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, सुधा, चंदर बहुत नायाब इंसान है। उसमें छल कपट नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन उसका यही अत्यधिक आदर्शवाद कभी कभी उसके लिए और तेरे लिए मुसीबत न बन जाए, क्योंकि जब आदर्श टूटते हैं तो दर्द सबसे ज्यादा होता है। सुधा ने गेसु की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में एक अनजान सी सिहरन दौड़ गई। उसने मुड़कर देखा। चंदर की साइकिल दूर सड़क पर धूल के धुंधलके में ओझल हो रही थी। प्रयाग की वह शाम अब और गहरी हो गई थी और आने वाले कल के साथ ही डॉक्टर शुक्ला की वापसी होने वाली थी। एक ऐसी वापसी जो इन सभी के जीवन के समीकरणों को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह प्रयाग का रेलवे स्टेशन कोहरे और हलचल से भरा हुआ था। लखनऊ से आने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस अपने नियत समय पर सीटी बजाती हुई प्लेटफॉर्म पर आ रुकी।
चंदर और सुधा प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर डिब्बे की खिड़की की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। जैसे ही ट्रेन रुकी, एक प्रथम श्रेणी के डिब्बे से डॉक्टर शुक्ला उतरे। वही भव्य व्यक्तित्व, धोती, कुर्ता और शॉल लपेटे, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर एक गंभीर, वात्सल्यपूर्ण मुस्कान। पापा, सुधा चहकती हुई दौड़कर उनसे लिपट गई। डॉक्टर शुक्ला ने मुस्कुराते हुए सुधा के सिर पर हाथ फेरा। कैसी हो मेरी बिटिया? चंदर, तुम कैसे हो? चंदर ने तुरंत आगे बढ़कर डॉक्टर शुक्ला के चरण स्पर्श किए। मैं ठीक हूं डॉक्टर साहब। यात्रा कैसी रही आपकी? यात्रा अच्छी रही चंदर, लेकिन मुझे बनारस और लखनऊ में यूनिवर्सिटी के कामों से इतना उलझना पड़ा कि थकान काफी हो गई है। डॉक्टर शुक्ला ने चंदर का कंधा थपथपाते हुए कहा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमने यहां पीछे से सब कुछ संभाल लिया होगा। जी डॉक्टर साहब, आपका शोध निबंध पूरी तरह टाइप होकर तैयार है, चंदर ने गर्व और आत्मीयता से कहा। डॉक्टर शुक्ला के चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि छा गई। तीनों तांगे में बैठकर बंगले की ओर लौट चले। घर पहुंचते ही माहौल में एक अलग ही रौनक आ गई। डॉक्टर शुक्ला अपने विश्राम कक्ष में आराम करने चले गए और चंदर तुरंत उनके शोध पत्रों, टाइप की गई प्रतियों और पत्राचार की फाइलों को व्यवस्थित करने में जुट गया। सुधा रसोई में जाकर अपने पिता की मनपसंद चाय और नाश्ता तैयार करने लगी। दोपहर के भोजन के बाद डॉक्टर शुक्ला ने चंदर को अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। अध्ययन कक्ष में पुरानी किताबों और मोम की पॉलिश वाली मेज की चिर परिचित महक फैली हुई थी। बैठो चंदर, डॉक्टर शुक्ला ने अपनी इजी चेयर पर टिकते हुए कहा। उन्होंने पम्मी द्वारा टाइप की गई प्रतियों को ध्यान से देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। बहुत सुंदर काम हुआ है पम्मी जी की टाइपिंग में कोई गलती नहीं होती और तुमने जिस तरह से संदर्भ रेफरेंसेस जोड़े हैं वह प्रशंसनीय है। यह सब आपकी प्रेरणा है डॉक्टर साहब, चंदर ने शालीनता से कहा। डॉक्टर शुक्ला ने चश्मा उतारा और उसे मेज पर रखते हुए थोड़ा गंभीर हो गए। चंदर, मैं तुमसे एक बहुत ही व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मेरी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। सबसे बड़ी चिंता मुझे सुधा की है। सुधा का नाम सुनते ही चंदर के दिल की धड़कन पल भर के लिए थम सी गई। वह और अधिक सतर्क होकर सुनने लगा। डॉक्टर शुक्ला ने एक ठंडी सांस ली और आगे बोले, सुधा अब बड़ी हो रही है। उसका कॉलेज भी जल्द ही पूरा होने वाला है। एक पिता होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उसके भविष्य और उसके विवाह के बारे में सोचूं। लखनऊ में मेरे एक बहुत पुराने और संभ्रांत मित्र हैं, पंडित कैलाश नाथ। उनका बेटा कैलाश एक होनहार डॉक्टर है जो हाल ही में इंग्लैंड से लौटकर आया है। परिवार बहुत प्रतिष्ठित और हमारी ही जाति का है। चंदर का चेहरा एकदम शांत और स्थिर था, लेकिन उसके भीतर विचारों का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। उसने धीरे से पूछा, क्या आपने इस सिलसिले में पंडित कैलाशनाथ से कोई बात की है? हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। लखनऊ यात्रा के दौरान मैं उनके घर गया था। वे लोग इस रिश्ते से बेहद खुश हैं। कैलाश भी एक सुसंस्कृत युवक है। लेकिन चंदर, तुम तो जानते हो कि सुधा के लिए तुम क्या हो। वह तुम्हें अपने भाई, दोस्त और मेंटर से भी बढ़कर मानती है। उसका हर निर्णय तुम्हारी राय पर टिका होता है। डॉक्टर शुक्ला ने चंदर की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, चंदर, सुधा की खुशी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, लेकिन वह बहुत भावुक और अबोध है। अगर वह इस सामाजिक शादी के लिए सहर्ष तैयार नहीं होगी तो मेरा यह सपना अधूरा रह जाएगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें सुधा को समझाना होगा कि जीवन में सामाजिक मर्यादा, परिवार की प्रतिष्ठा और सही समय पर सही निर्णय लेना कितना जरूरी है। चंदर के ऊपर जैसे गगनभेदी बिजली गिर पड़ी हो। जिस डॉक्टर शुक्ला ने उसे अनाथ से एक मुकाम तक पहुंचाया, जिसने उसे पिता का प्यार दिया, आज वही पिता अपने सबसे बड़े अधिकार से उससे अपनी बेटी का जीवन मांग रहा था। चंदर का अंतर्मन चिल्लाकर कह रहा था कि सुधा केवल उसकी है, उनका रिश्ता आत्मिक और अमर है। लेकिन उसका अत्यधिक आदर्शवाद, गुरुभक्ति और सामाजिक नैतिकता का बोझ उस पर हावी होने लगा। आप चिंता न करें डॉक्टर साहब, चंदर ने भारी आवाज में लेकिन दृढ़ता का नाटक करते हुए कहा। सुधा आपकी बात कभी नहीं टालेगी, और जहां तक मेरा सवाल है, मैं उसे समझाऊंगा कि उसके लिए और आपके परिवार के लिए क्या सही है।
मुझे तुमसे यही उम्मीद थी चंदर। डॉक्टर शुक्ला ने भावुक होकर चंदर का हाथ थाम लिया। तुम सचमुच इस घर के चिराग हो। तुमने हमेशा अपने से पहले दूसरों के कर्तव्य को प्राथमिकता दी है। अध्ययन कक्ष से बाहर निकलते समय चंदर के पैर कांप रहे थे। वह बंगले के पिछवाड़े बगीचे की ओर चला गया, जहां मोगरे की झाड़ियों के बीच सन्नाटा पसरा था। चंदर ने अपना माथा एक पेड़ के तने से टिका दिया। उसके दिमाग में विचारों का द्वंद्व छिड़ गया। एक तरफ पम्मी के वे शब्द गूंज रहे थे, विवाह केवल एक सामाजिक ढोंग है जहां दो लोगों को जबरन बांध दिया जाता है, और दूसरी तरफ गेसु की चेतावनी गूंज रही थी, आपका यह अत्यधिक आदर्शवाद किसी दिन तबाही लाएगा। चंदर खुद से सवाल करने लगा, क्या वह सुधा से प्यार करता है? अगर हां, तो क्या यह प्यार उसे यह हक देता है कि वह डॉक्टर शुक्ला के भरोसे को तोड़ दे? क्या उसका कर्तव्य यह नहीं कहता कि वह सुधा को एक सुरक्षित, सामाजिक और स्वीकृत भविष्य दे? चंदर ने अपने प्लेटोनिक देहातीत प्रेम के नाम पर अपने ही दिल पर पत्थर रखने का फैसला कर लिया। उसने सोच लिया कि वह अपने प्रेम की आहुति देकर डॉक्टर शुक्ला के प्रति अपने ठण को चुकाएगा। शाम को जब सूरज ढल चुका था और कमरे में हल्की रोशनी थी, सुधा चंदर के कमरे में आई। उसके हाथ में एक लिफाफा था। चंदर, पापा आज बहुत खुश लग रहे हैं, सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम इतने शांत और उदास क्यों हो? क्या हुआ? चंदर ने अपनी नजरें सुधा से चुराने की कोशिश की। उसने खिड़की की तरफ देखते हुए बहुत ही सहज बनने का नाटक किया। कुछ नहीं सुधा, बस शोध के काम की थोड़ी थकान है। अच्छा, यह बताओ, डॉक्टर कैलाश के बारे में तुमने पापा से कुछ सुना? सुधा के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसकी हंसी अचानक गायब हो गई और आंखों में एक अनजान डर तैर गया। पापा ने मुझसे कुछ कहा था, सुधा ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन चंदर, तुम यह बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें तो मालूम है ना कि मेरे लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। चंदर मुड़ा और उसने सुधा के दोनों कांधों को पकड़ा। उसकी अपनी आंखें अंदर से रो रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक कठोर आदर्शवादी मुखौटा था। सुधा, मेरी बात ध्यान से सुनो, चंदर ने बेहद गंभीर और कड़े स्वर में कहा। जीवन केवल हमारी भावनाओं और कल्पनाओं से नहीं चलता। डॉक्टर साहब ने तुम्हारे लिए जो राह चुनी है वह बहुत सोच समझकर चुनी है। डॉक्टर कैलाश एक अच्छे, पढ़े लिखे और योग्य इंसान हैं। तुम्हें पापा की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। सुधा ने चंदर के हाथ अपने कांधों से झटका दिए। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। चंदर, यह तुम कह रहे हो? तुम मुझे किसी और के पास जाने को कह रहे हो? क्या तुम भूल गए कि हम एक दूसरे के लिए क्या हैं? हम जो भी हैं। सुधा, चंदर ने रुंधे गले से कहा, हम समाज और मर्यादा से ऊपर नहीं हैं। मेरा तुम्हारे प्रति जो प्रेम है वह पवित्र और देहातीत है। वह किसी सांसारिक बंधन का मोहताज नहीं है। लेकिन तुम्हारा विवाह एक यथार्थ है जो तुम्हें करना ही होगा। तुम्हें अपने पिता के सम्मान और मेरी कसम है। मेरी कसम शब्द सुनते ही सुधा पत्थर की मूर्ति बन गई। उसके आंसू वहीं थम गए। उसने चंदर को एक ऐसी निगाह से देखा जिसमें बेइंतहा दर्द, टूटी हुई उम्मीदें और एक गहरा सन्नाटा था। ठीक है चंदर बाबू, सुधा ने अत्यंत ठंडे स्वर में कहा, अगर आपकी यही इच्छा है, अगर आप ही मुझे धक्का देकर किसी और के हवाले करना चाहते हैं, तो मैं आपकी बात मानूंगी। मैं शादी करूंगी। लेकिन याद रखना, तुम मुझे जिस रास्ते पर भेज रहे हो वहां से मेरी केवल लाश ही वापस आएगी। सुधा मुड़ी और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। चंदर वहीं कुर्सी पर गिर पड़ा। कमरे के अंधेरे में प्रयाग की शीतल हवा खिड़की से टकरा रही थी, लेकिन चंदर के सीने में एक ऐसी आग जल उठी थी जो आने वाले दिनों में हर किसी के जीवन को भस्म करने वाली थी। धर्मवीर भारती के इस अमर उपन्यास में आदर्श और यथार्थ की सबसे दर्दनाक नींव रखी जा चुकी थी, जहां एक प्रेमी ने अपने ही हाथों अपनी देदर प्रेमिका का सौदा अपनी नैतिकता और कृतज्ञता के नाम पर कर दिया था। इलाहाबाद में वसंत की सुहानी हवाओं के साथ ही डॉक्टर शुक्ला के बंगले में सुधा की सगाई और शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। पूरा घर मेहमानी, चहल पहल और ढोलक की थाप से सराबोर था। लेकिन इस रौनक के बीच 3 दिल गहरे सन्नाटे और दर्द में डूबे हुए थे। सुधा, चंदर और रोजलान में बैठी पम्मी।
डॉक्टर शुक्ला अपने सबसे पुराने मित्र पंडित कैलाश नाथ के बेटे डॉक्टर कैलाश के साथ इस रिश्ते को तय करके बेहद खुश और निश्चिंत थे। डॉक्टर कैलाश एक सुलझे हुए, गंभीर और पेशे से बेहद काबिल सर्जन थे। वे इंग्लैंड से लौटे थे और उनके भीतर आधुनिकता के साथ साथ पारिवारिक संस्कारों का भी सम्मान था। लेकिन सुधा का मन तो चंदर की दुनिया में ही ठहर गया था। सगाई का दिन तय हो चुका था। बंगले के आंगन को गेंदे और मोगरे के फूलों से सजाया गया था। सगाई की सुबह सुधा अपने कमरे में अकेली बैठी आईने के सामने देख रही थी। उसके लाल बनारसी जोड़े और भारी जेवरों के पीछे एक हताश और टूटी हुई लड़की छुपी हुई थी। उसकी आंखें रोकर सूज चुकी थीं। चंदर ने उसे जो कसम दी थी, वह कसम उसके लिए एक ऐसी अदृश्य जंजीर बन गई थी जिसने उसके सारे विरोध को दबा दिया था। चंदर पूरे घर के इंतजामात संभाल रहा था। वह मेहमानों का स्वागत कर रहा था, मिठाइयों का हिसाब रख रहा था और हलवाइयों को हिदायतें दे रहा था। उसके चेहरे पर एक नकली और खिंची हुई मुस्कान थी, लेकिन उसके सीने में एक अजीब सी ऐंठन और खालीपन था। वह खुद को यह दिलासा दे रहा था कि वह जो कर रहा है वही धर्म और आदर्श है। तभी गेसु कमरे में आई। उसने सुधा को इस हाल में देखा तो उसका दिल भर आया। सुधा, गेसु ने आगे बढ़कर उसके कांपते हाथों को थाम लिया। यह क्या हाल बना रखा है तूने? अगर तेरा मन इस शादी के लिए तैयार नहीं है तो तू पापा से साफ क्यों नहीं कह देती? यह तेरी जिंदगी का सवाल है। सुधा ने एक बेजान मुस्कान के साथ गेसु की तरफ देखा। गेसु, अब बहुत देर हो चुकी है। जब चंदर ने ही मुझे किसी और के हाथों में सौंपने का फैसला कर लिया तो फिर मेरी पसंद या नापसंद का क्या वजूद? चंदर के लिए उसका आदर्श और पापा का सबसे बड़ा है। अगर मेरी आहुति से उसके आदर्श की रक्षा होती है तो मैं जलने के लिए तैयार हूं। गेसु की आंखों में गुस्से और बेबसी के आंसू आ गए। तेरा यह चंदर इंसान नहीं है सुधा। वह अपने तथाकथित महान आदर्शों का देवता बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि देवता बनने के चक्कर में वह इंसानों की जिंदगियों को कुचल रहा है। सगाई की रस्म शुरू हुई। डॉक्टर कैलाश अपने माता पिता के साथ पधारे। कैलाश का व्यक्तित्व वास्तव में आकर्षक और शालीन था। जब उन्होंने सुधा को अंगूठी पहनाई तो सुधा के हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। चंदर एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। जैसे ही अंगूठी सुधा की उंगली में उतरी, चंदर को लगा जैसे किसी ने उसके कलेजे में खंजर घोंप दिया हो, लेकिन उसने अपनी चीख को अंदर ही दबा लिया। रस्म पूरी होने के बाद चंदर भीड़ से बचकर बंगले के पिछवाड़े चला गया। उसका दम घुट रहा था। वह अपनी साइकिल उठाकर बिना किसी को बताए सीधे रोजलान बंगले की तरफ भाग निकला। रोजलान का शांत माहौल और गुलाब की महक इस समय उसके जलते हुए मन को थोड़ा सुकून दे सकती थी। जब चंदर पम्मी के स्टडी रूम में पहुंचा तो पम्मी खिड़की के पास बैठी सिगरेट का धुआं उड़ा रही थी। चंदर का उखड़ा हुआ साफ चेहरा और उसकी आंखों में छिप न सकने वाली तड़प देखकर पम्मी तुरंत समझ गई कि कुछ अनहोनी हुई है। क्या बात है चंदर? पम्मी ने उठकर उसकी तरफ आते हुए शांत स्वर में पूछा। आज तो डॉक्टर साहब के घर में बहुत बड़ा उत्सव था ना, तुम यहां इस हाल में क्यों आए हो? चंदर एक कुर्सी पर ढह गया। उसने अपना मुंह दोनों हाथों में छिपा लिया। पम्मी जी, आज सुधा की सगाई हो गई डॉक्टर कैलाश के साथ। पम्मी ने एक ठंडी और गहरी सांस ली। उसने चंदर के कंधे पर हाथ रखा और बेहद आत्मीय लेकिन तीखे लहजे में बोली, तो आखिर तुमने अपनी उस मासूम लड़की की बलि चढ़ा ही दी? चंदर ने तड़पकर सिर उठाया। मैंने बलि नहीं चढ़ाई, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। डॉक्टर साहब ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे पढ़ाकर इस काबिल बनाया। क्या मेरा यह फर्ज नहीं था कि मैं उनकी इच्छा और समाज की मर्यादा का पालन करूं? प्रेम का मतलब केवल पाना नहीं होता, त्याग भी होता है। पम्मी कड़वाहट से हंस पड़ी। त्याग? चंदर, तुम पुरुष अपनी कायरता और सामाजिक डर को हमेशा त्याग और आदर्श का नाम दे देते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम महान बन गए? तुमने सुधा का त्याग नहीं किया, तुमने उसके दिल का कत्ल किया है और खुद को धोखा दे रहे हो। पम्मी ने चंदर की आंखों में झांकते हुए कहा, सच्चा प्रेम वह होता है जो इंसान को निडर बनाए, जो सच का सामना करने की हिम्मत दे। तुमने सुधा से कभी पूछने की जुर्रत की कि वह क्या चाहती है?
तुमने उस पर अपना यह महानता का बोझ थोप दिया। अब वह पूरी जिंदगी एक ऐसे आदमी के साथ बिताएगी जिसे वह प्यार नहीं करती, और तुम पूरी जिंदगी इस झूठे आदर्श का ढोंग करोगे। पम्मी का एक एक शब्द चंदर के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था, क्योंकि वह जानता था कि पम्मी का यह कड़वा सच पूरी तरह गलत नहीं था। चंदर का आदर्शवादी मुखौटा अब दरकने लगा था। तुम्हें क्या लगता है चंदर? पम्मी की आवाज अब थोड़ी नरम हुई। क्या विवाह के इस ढोंग से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, तुम दोनों अब एक ऐसी नरक की आग में जलोगे जहां न जी सकोगे और न मर सकोगे। चंदर चुपचाप बैठा रहा। उसके पास पम्मी के इन तर्कों का कोई जवाब नहीं था। बर्टी दूर बगीचे में किसी मुरझाए गुलाब को थामे मुस्कुरा रहा था, जैसे चंदर के आने वाले पागलपन का स्वागत कर रहा हो। रात के अंधेरे में जब चंदर वापस डॉक्टर शुक्ला के बंगले पहुंचा तो सगाई के मेहमान जा चुके थे। सन्नाटा पसरा हुआ था। सुधा अपने कमरे के दरवाजे पर बैठी हुई थी। चंदर को देखकर वह उठी। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, केवल एक दूसरे की आंखों में देखा गया, एक ऐसी भाषा में जहां शब्द खत्म हो चुके थे और केवल एक अनंत दर्द बचा था। सुधा चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा बंद करने चली गई और चंदर अपने कमरे के अंधेरे में खो गया। गुनाहों का देवता अपने ही बनाए आदर्शों के बोझ तले कुचला जा चुका था, और अब सामने थी वह शादी, जो दो शरीरों का तो मिलन थी, लेकिन दो आत्माओं का हमेशा हमेशा के लिए बिछोह बनने वाली थी। शादी का दिन अंततः आ ही गया। डॉक्टर शुक्ला का पूरा घर दीपों की पंक्तियों, वंदनवारों और शहनाई की गूंज से सजा हुआ था। प्रयाग के इस भव्य बंगले में शहर के गणमान्य नागरिक, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, छात्र और रिश्तेदार उमड़ पड़े थे। हर तरफ चहल पहल थी, लेकिन इस उत्सव के बीच वातावरण में एक अजीब सी भारीपन और उदासी तैर रही थी। डॉक्टर कैलाश दूल्हे के रूप में बेहद शालीन और गंभीर लग रहे थे। वे एक योग्य और संवेदनशील इंसान थे, लेकिन वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि जिस लड़की से उनका विवाह हो रहा है, उसका मन और आत्मा कहीं और ही बंधे हुए हैं। चंदर शादी की तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करने में एक यंत्र की भांति जुटा हुआ था। मंडप की व्यवस्था से लेकर मेहमानों के स्वागत तक वह हर काम बिना थके कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें पथरा चुकी थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। गेसू ने कई बार उसे थोड़ा आराम करने और कुछ खाने को कहा, लेकिन चंदर ने हर बार एक खोई हुई मुस्कान के साथ मना कर दिया। इधर अपने कमरे में सुधा दुल्हन के लाल जोड़े में बैठी थी। गहनों से लदी सुधा किसी जीती जागती मूर्त के बजाय पाषाण की प्रतिमा लग रही थी। उसकी सहेलियां उसे सजा रही थीं, हंस बोल रही थीं, लेकिन सुधा की निगाहें केवल दरवाजे पर टिकी थीं। वह केवल एक बार चंद्र को अकेले में देखना चाहती थी। विवाह की रस्में शुरू हुईं। वेद मंत्रों के उच्चारण और हवन के धुएं के बीच कैलाश और सुधा ने एक दूसरे का हाथ थामा और फेरे लिए। चंद्र मंडप के ठीक सामने एक खंभे की ओट में खड़ा था। जैसे जैसे सुधा फेरे ले रही थी, चंद्र को लग रहा था कि उसकी अपनी ही आत्मा के टुकड़े हो रहे हैं। उसने अपने आदर्श और गुरु भक्ति के नाम पर जिस प्रेम का बलिदान दिया था, उसका यथार्थ अब उसके सामने विकराल रूप धारण करके खड़ा था। रात के अंतिम पहर में विदाई का समय आया। डॉक्टर शुक्ला अपनी इकलौती बेटी को गले लगाकर बिलख बिलख कर रो पड़े। उन्होंने भारी मन से चंदर का हाथ पकड़ा और कहा, चंदर, मेरी सुधा अब पराई हो रही है। तुमने इस शादी को संपन्न कराने में जो सहयोग दिया है, उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। तुम ही इसके संरक्षक थे और आज तुमने अपना फर्ज पूरा किया। चंदर चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। डॉक्टर शुक्ला के ये प्रशंसा भरे शब्द उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिर रहे थे। कार दरवाजे पर खड़ी थी। सुधा सबसे विदा लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ी। गाड़ी में बैठने से ठीक पहले वह रुकी और उसने मुड़कर चंदर की ओर देखा। उसकी आंखों में न कोई शिकवा था, न गुस्सा, केवल एक अगाध सीमाहीन शून्य था। सुधा ने चंदर के करीब आकर अत्यंत धीमी और कांपती आवाज में कहा, चंदर, तुमने मुझे जो कसम दी थी, मैंने उसे निभा दिया। मैंने शादी कर ली, लेकिन याद रखना, मेरी देह भले ही उनके साथ जा रही हो, पर मेरी आत्मा यहीं इसी प्रयाग में तुम्हारी किताबों
और तुम्हारी सोच के पास ही छूटी जा रही है। चंदर कुछ न बोल सका। उसका गला पूरी तरह रूंध गया था। सुधा कार में बैठ गई और गाड़ी धीरे धीरे प्रयाग की धुंधली सड़क पर ओझल हो गई। विदाई के बाद पूरा बंगला एकदम वीरान और भयावह लगने लगा। जो घर कुछ घंटे पहले तक शहनाइयों से गूंज रहा था, वहां अब केवल बिखरे हुए फूल, बुझे हुए दिए और सन्नाटा पसरा था। डॉक्टर शुक्ला थककर सो चुके थे। चंदर अपने कमरे में आया। कमरा पूरी तरह अंधेरा था। वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर मोगरे के पेड़ से पत्तियां झड़ रही थीं। चंदर का संयम अब पूरी तरह टूट गया। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और अपनी छाती पीट पीट कर फूट फूट कर रो पड़ा। जिस आदर्शवादी देवता को उसने अपने भीतर गढ़ रखा था, वह आज पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। उसने एक ऐसी निष्पाप लड़की के जीवन को तबाह कर दिया जो केवल उससे प्यार करती थी, और उसने एक ऐसे सीधे साधे डॉक्टर कैलाश को धोखा दिया जो एक निष्ठावान पत्नी की उम्मीद लेकर आया था। अगली सुबह चंदर अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसे तेज बुखार था। जब दोपहर में वह जैसे तैसे उठा और अपनी मानसिक स्थिति को संभालने के लिए बाहर निकला, तो उसके कदम अपने आप रोजलान बंगले की तरफ बढ़ गए। वह इस दर्द से भागना चाहता था, और इस समय उसे केवल पम्मी ही ऐसी समझ आ रही थी जो उसके इस पाखंड का सच जानती थी। रोजलान पहुंचकर चंदर सीधे पम्मी के पास पहुंचा। पम्मी अपने कमरे में बैठी हुई थी। चंदर का उजरा हुआ रूप, लाल आंखें और बिखरे बाल देखकर पम्मी स्तब्ध रह गई। तो पंछी उड़ गया? पम्मी ने एक ठंडी आवाज में पूछा। चंदर ने पम्मी की तरफ देखा और बदहवास लहजे में बोला, पम्मी जी, मैं बर्बाद हो गया। मैं जिसे अपना धर्म समझ रहा था, वह मेरा सबसे बड़ा गुनाह था। मैंने सुधा को खो दिया और खुद को भी खो दिया। पम्मी उठी और उसने चंदर के कंधे थामे। उसकी आंखों में इस बार कोई तंज या कड़वाहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी करुणा और सहानुभूति थी। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी चंदर, पम्मी ने कोमल स्वर में कहा। इंसान जब अपनी भावनाओं को दबाकर देवता बनने की कोशिश करता है, तो वह न तो ईश्वर बन पाता है और न इंसान रह जाता है। तुमने अपने साथ और उस बेचारी लड़की के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। चंदर ने पम्मी का हाथ पकड़ लिया। अब मैं क्या करूं पम्मी जी? यह सीने की आग मुझे जलाकर राख कर रही है। मुझे इस दर्द से निजात चाहिए। पम्मी ने चंदर को एक कुर्सी पर बैठाया और उसे पीने के लिए पानी दिया। चंदर, अब तुम्हें यथार्थ को स्वीकार करना होगा। सुधा अब किसी और की पत्नी है। तुम्हें अपनी इस आतिशी सोच और काल्पनिक आदर्शों के दुनिया से बाहर निकलना होगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, तो तुम्हें इस सच को स्वीकार करना ही होगा। लेकिन चंदर का मन शांत होने वाला नहीं था। सुधा के विरह की यह पहली लहर थी जिसने चंदर के व्यक्तित्व की नींव हिला दी थी। इलाहाबाद की हवा में अब वसंत की महक नहीं थी, बल्कि एक सुलगती हुई राख का धुआं था जो चंदर, सुधा और कैलाश तीनों के जीवन को अपनी लपटों में घेरने वाला था। प्रयाग से दूर नवाबों के शहर लखनऊ का वातावरण अपनी एक अलग ही छटा और तहजीब समेटे हुए था। हजरतगंज की चौड़ी सड़कें, भव्य इमारतें और चारों तरफ फैला अभिजात्य माहौल इसी लखनऊ के एक संभ्रांत और शांत इलाके में स्थित था डॉक्टर कैलाश का विशाल और सुसज्जित बंगला। शादी के बाद सुधा प्रयाग की अपनी वह मासूम खिलखिलाती दुनिया छोड़कर इस नए शहर और नए घर में आ चुकी थी। लेकिन शहर और घर बदलने से दिल के अंदर रचा बसा दर्द नहीं बदलता। डॉक्टर कैलाश एक असाधारण इंसान थे। वे पेशे से एक अत्यंत कुशल सर्जन थे ही। स्वभाव से भी वे बेहद संवेदनशील, धैर्यवान और उदार चरित्र के व्यक्ति थे। इंग्लैंड से लौटकर आने के बाद भी उनमें भारतीय पारिवारिक मूल्यों और अपनी पत्नी के प्रति आदर की गहरी भावना थी। वे सुधा को एक रानी की तरह रखते थे। उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखना, उसके लिए तरह तरह के उपहार लाना और उसकी हर छोटी बड़ी पसंद का सम्मान करना कैलाश की दिनचर्या बन चुका था। लेकिन सुधा का मन, सुधा उस महल जैसे घर में एक जीवित लाश की तरह घूमती रहती थी। वह कैलाश के प्रति एक कर्तव्यनिष्ठ और आज्ञाकारी पत्नी का नाटक तो बड़ी बारीकी से करती, लेकिन उसके भीतर एक गहरा खालीपन और उदासी की चादर तनी रहती थी।
जब कैलाश अस्पताल से लौटते तो सुधा उनके सामने मुस्कुराने का प्रयास करती, उनके कपड़े और भोजन का ध्यान रखती, लेकिन उस मुस्कान में कोई जीवंतता नहीं होती थी। उसकी आंखें हमेशा दूर क्षितिज पर, प्रयाग की उन गलियों, विश्वविद्यालय के लॉन और चंदर की यादों में भटकती रहती थीं। कैलाश एक अनुभवी डॉक्टर थे। इंसानी शरीर के साथ साथ इंसान के मन के भावों को पढ़ना भी वे भली भांति जानते थे। वे महसूस कर रहे थे कि सुधा उनके साथ रहते हुए भी उनके साथ नहीं है। उसकी देह भले ही लखनऊ के इस बंगले में थी, लेकिन उसकी आत्मा कहीं दूर छूट गई थी। एक सुहानी शाम कैलाश अस्पताल से जल्दी लौट आए। उन्होंने देखा कि सुधा बरामदे की आराम कुर्सी पर बैठी सामने बगीचे में ढलते हुए सूरज को टकटकी लगाए देख रही है। उसके हाथ में एक अधखुली किताब थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत दूर कहीं खोई हुई थीं। उसकी पलकों पर आंसुओं की एक पतली सी परत जम चुकी थी। कैलाश धीरे से चलकर आए और सुधा के पीछे खड़े हो गए। उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर में पूछा, सुधा। सुधा चौंकी। उसने झट से अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर एक कृत्रिम मुस्कान लाते हुए उठी। आप कब आए? मैंने देखा ही नहीं। रुकिए, मैं आपके लिए गरम चाय और नाश्ता लाती हूं। कैलाश ने धीरे से सुधा का हाथ थाम लिया और उसे वापस कुर्सी पर बैठा दिया। वे खुद उसके सामने एक नीची कुर्सी पर बैठ गए और सुधा की आंखों में देखते हुए बोले, सुधा, चाय नाश्ता तो आ जाएगा, लेकिन क्या तुम मुझे उस सवाल का जवाब दोगी जो मैं पिछले कई हफ्तों से तुमसे पूछना चाहता हूं? सुधा का दिल जोर से धड़का। उसने अपनी नजरें नीचे झुका लीं। कैसा सवाल? कैलाश ने एक गहरी और ठंडी सांस ली। सुधा, मैं एक डॉक्टर हूं। मैं शरीर के जख्मों को भी पहचानता हूं और मन के सन्नाटे को भी। तुम मेरे इस घर में सब कुछ कर रही हो, मेरा ध्यान रख रही हो, घर संभाल रही हो, मेरी मां का आदर कर रही हो, लेकिन तुम खुश नहीं हो। तुम्हारी इन मुस्कुराती आंखों के पीछे एक ऐसा समंदर छुपा है जो रोज तुम्हें अंदर ही अंदर डुबो रहा है। ऐसा क्या है जो तुम्हें खाए जा रहा है? सुधा का पूरा शरीर कांपने लगा। वह कैलाश के सामने कोई जवाब नहीं दे पाई। वह कैलाश की भलमनसाहत और बेपनाह मोहब्बत के तले और दब जाती थी। उसे लगता था कि कैलाश जैसा इंसान किसी छल का हकदार नहीं है, लेकिन वह चाहकर भी चंदर को अपने दिल से निकाल नहीं पा रही थी। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो सुधा? कैलाश ने बिना किसी कड़वाहट के, केवल चिंता से भरे स्वर में पूछा। क्या कोई और है जो तुम्हारे इस दिल में पहले से बसा हुआ है? सुधा की आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। वह कैलाश के चरणों में घुटनों के बल बैठ गई और रूंधे हुए गले से बोली, आप बहुत महान हैं डॉक्टर साहब। आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। मुझ में ही कोई कमी होगी जो मैं आपको वह खुशी नहीं दे पा रही हूं जिसकी आपको उम्मीद है। कृपया मुझसे कुछ मत पूछिए, मुझे बस ऐसे ही रहने दीजिए। कैलाश ने सुधा को सहारा देकर उठाया। उनकी अपनी आंखों में भी नमी आ गई थी। वे समझ गए कि सुधा किसी गहरे आत्मिक द्वंद्व से गुजर रही है। उन्होंने सुधा पर कोई दबाव नहीं डाला, न ही कोई गुस्सा जताया। ठीक है सुधा, कैलाश ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुमसे और कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारा पति होने से पहले तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम अपना यह दर्द मुझसे बांट सकती हो, उस दिन मुझे अपने पास ही पाओगी। कैलाश का यह अगाध धैर्य और प्रेम सुधा के लिए एक नया धर्म संकट बन गया। यदि कैलाश कोई क्रूर या कड़क इंसान होते तो शायद सुधा उनसे नफरत करके अपने दर्द को सह लेती, लेकिन कैलाश की यह सहृदयता उसके दिल में अपराधबोध की आग को और भड़का देती थी। उसे लगता था कि वह एक ही समय में दो पुरुषों के साथ अन्याय कर रही है, चंदर के प्रेम को भूल न पाने का अपराध और कैलाश के सच्चे समर्पण का पूरा जवाब न दे पाने का पाप। इधर सुधा की यह उदासी और चुप्पी उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने लगी थी। धीरे धीरे उसका रंग पीला पड़ने लगा था और उसे हल्का बुखार रहने लगा था। कैलाश ने जब देखा कि दवाइयों का भी सुधा पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने एक दिन फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शायद अपने मायके, अपने पिता और प्रयाग के माहौल में जाकर सुधा की तबीयत में कुछ सुधार आए। कैलाश ने डॉक्टर शुक्ला को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सुधा की बिगड़ती मनःस्थिति और गिरते स्वास्थ्य के बारे में चिंता जताई।
पत्र मिलते ही डॉक्टर शुक्ला घबरा गए। उन्होंने तुरंत प्रयाग से चंदर को बुलाकर वह पत्र दिखाया। डॉक्टर शुक्ला ने कांपती आवाज में चंदर से कहा, चंदर, यह देखो कैलाश का पत्र। सुधा की तबीयत दिन बिगड़ती जा रही है। कैलाश लिख रहे हैं कि वह अंदर ही अंदर घुट रही है। चंदर, तुम तुरंत लखनऊ जाओ। सुधा केवल तुम्हारी बात सुनती है। तुम ही जाकर उसे समझा सकते हो कि वह अपनी इस बेतुकी उदासी से बाहर निकले और अपने नए जीवन को स्वीकार करे। चंदर ने पत्र को हाथ में लिया। कैलाश के लिखे शब्द उसके सीने में भाले की तरह चुभ गए। वह जानता था कि सुधा की इस बीमारी और उदासी का असली कारण कोई शारीरिक रोग नहीं, बल्कि वह जहर है जो चंदर ने खुद आदर्श के नाम पर उसे पिलाया था। चंदर ने सिर झुकाकर कहा, जी डॉक्टर साहब, मैं आज शाम की ही ट्रेन से लखनऊ जाता हूं। एक बार फिर नियति चंदर को उसी मोड़ पर ला खड़ा कर रही थी। चंदर को फिर से उस सुधा के सामने जाना था जिसे उसने खुद अपने हाथों से किसी और के हवाले किया था। क्या चंदर लखनऊ जाकर सुधा के इस टूटते हुए अस्तित्व को बचा पाएगा, या फिर उसकी यह मुलाकात दर्द और गुनाह की एक नई दास्तान लिखेगी? इलाहाबाद से लखनऊ जाने वाली रात की एक्सप्रेस ट्रेन जब कोहरे को चीरती हुई पटरियों पर दौड़ रही थी, तब ट्रेन के एक कूपे में बैठा चंदर खिड़की के बाहर फैले अंधेरे को एकटक निहार रहा था। पहियों की खटखट आवाज उसके सीने में उठती धड़कनों की तरह गूंज रही थी। चंदर के हाथ में डॉक्टर शुक्ला का दिया हुआ वह पत्र था जिसमें डॉक्टर कैलाश ने सुधा की बिगड़ती हालत का जिक्र किया था। चंदर ने उस पत्र को बार बार पढ़ा। हर शब्द से उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कोई अपराधी हो और अपने ही किए गुनाह की सजा भुगतने अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हो। सुबह के हल्के धुंधलके में ट्रेन लखनऊ चारबाग स्टेशन पर रुकी। स्टेशन की गहमागहमी और मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं का बोर्ड चंदर के उदास चेहरे पर कोई रंग न ला सका। उसने एक तांगा किया और सीधे डॉक्टर कैलाश के बंगले की ओर चल पड़ा। जब तांगा हजरतगंज के शांत और संभ्रांत इलाके में स्थित कैलाश के विशाल बंगले के सामने रुका तो चंदर के कदम भारी हो गए। लोहे का भारी दरवाजा पार करते हुए उसने देखा कि बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, लेकिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। चंदर ने मुख्य द्वार पर पहुंचकर बेल बजाई। नौकर ने दरवाजा खोला और चंदर का परिचय जानकर उसे बेहद आदर के साथ ड्राइंग रूम में बैठाया। कुछ ही देर में डॉक्टर कैलाश सीढ़ियों से नीचे उतरे। वही शालीन चेहरा, आंखों में सज्जनता और गहरी आत्मीयता। चंदर को देखते ही कैलाश के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। वे आगे बढ़े और उन्होंने चंदर को गले लगा लिया। आओ चंदर, तुम्हारा ही इंतजार था, कैलाश ने प्रेमपूर्वक कहा। डॉक्टर साहब का तार मिल गया था कि तुम आ रहे हो। मैं तुम्हारे आने से बहुत निश्चिंत महसूस कर रहा हूं। चंदर ने अपनी नजरों को नीचा रखते हुए कहा, जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर शुक्ला सुधा की तबीयत को लेकर बहुत चिंतित थे, इसलिए उन्होंने मुझे तुरंत भेज दिया। अब कैसी है सुधा? कैलाश ने एक गहरी और उदास सांस ली। वे चंदर के सामने वाली सोफे पर बैठे और गंभीर स्वर में बोले, शारीरिक रूप से कोई बड़ी बीमारी नहीं है चंदर, लेकिन मानसिक रूप से वह बहुत कमजोर होती जा रही है। वह न किसी से बात करती है, न खुलकर हंसती है। ऐसा लगता है जैसे उसने जीवन से मोह ही छोड़ दिया हो। मैं एक डॉक्टर होकर भी उसकी इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहा हूं। कैलाश ने आगे कहा, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि सुधा तुम्हें अपने बड़े भाई, गुरु और सबसे अच्छे दोस्त से भी ज्यादा मानती है। वह केवल तुम्हारी बात सुनती है। चंदर, तुम उससे मिलो, उसे समझाओ कि इस तरह खुद को मिटाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। कैलाश की यह बेपनाह सरलता और निष्पाप भरोसा चंदर के कलेजे को चीर गया। चंदर को लगा कि जिस इंसान को वह अनजाने में धोखा दे रहा है वह कितना महान और उदार है। कैलाश के इस भरोसे ने चंदर के अपराधबोध को 10 गुना बढ़ा दिया। मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर साहब, चंदर ने रूंधे हुए गले से कहा। तुम सीधे ऊपर उसके कमरे में चले जाओ, कैलाश ने कहा। वह बालकनी वाले कमरे में ही बैठी होगी। मैं जरा अस्पताल के लिए निकलता हूं, दोपहर में वापस आऊंगा। कैलाश के जाने के बाद चंदर भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगा।
हर एक सीढ़ी उसे एक नए धर्म संकट की ओर ले जा रही थी। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर चंदर रुका। दरवाजा आधा खुला हुआ था। सामने का दृश्य देखकर चंदर का दिल बैठ गया। सुधा आराम कुर्सी पर बैठी थी। उसका शरीर आधा सूखकर कांटा हो चुका था। गाल बैठ गए थे और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। वही सुधा जो कभी प्रयाग के बंगले में चिड़िया की तरह चहकती थी, आज एक मुरझाए हुए फूल की तरह बेजान पड़ी थी। उसकी आंखें खिड़की से बाहर आसमान को घूर रही थीं। चंदर ने कांपती आवाज में पुकारा, सुधा। वह आवाज, वह चिर परिचित पुकार सुनते ही सुधा के पूरे शरीर में जैसे बिजली का करंट दौड़ गया। उसने चौंक कर मुड़कर देखा। दरवाजे पर चंदर खड़ा था, वही चंदर जिसके एक इशारे पर उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। सुधा की आंखों में अचानक आंसुओं का सैलाब आ गया। वह झटके से उठी, लेकिन कमजोरी के कारण उसके पैर लड़खड़ा गए। चंदर ने तेजी से आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। सुधा ने चंदर के सीने से अपना सिर टेक दिया और बिलख बिलख कर रो पड़ी। उसके रोने में महीनों का संचित दर्द, अकेलापन, गुस्सा और बेबसी एक साथ बाहर निकल रहे थे। तुम आ गए चंदर, सुधा ने सिसकते हुए कहा। तुम मुझे इस नरक में फेंक कर चले गए थे ना? अब क्यों आए हो? क्या यह देखने आए हो कि तुम्हारी दी हुई कसम पूरी तरह निभ रही है या नहीं? चंदर ने सुधा के कांपते कंधों को थाम लिया। उसकी अपनी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने सुधा को वापस कुर्सी पर बैठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। सुधा, यह क्या हाल बना रखा है तुमने? चंदर ने डांटने के लहजे में लेकिन रोते हुए कहा। तुमने अपने आप को क्या बना लिया है? क्या मैंने तुम्हें इसलिए यहां भेजा था कि तुम खुद को तिल तिल करके मार डालो? सुधा ने अपनी सूजी हुई आंखें उठाकर चंदर की ओर देखा। उसकी नजरों में एक तीखा दंश था। तो तुमने मुझे किस लिए भेजा था चंदर बाबू? क्या तुमने सोचा था कि तुम मुझे किसी और के हाथों में सौंप दोगे और मैं खुशी खुशी अपनी आत्मा को मारकर नई जिंदगी जीने लगूंगी? तुमने मुझे आदर्श का पाठ पढ़ाया था ना? देखो, मैं तुम्हारे उसी आदर्श की आग में जल रही हूं। चंदर सिर झुकाकर चुपचाप सुनता रहा। वह जानता था कि सुधा का एक एक शब्द सत्य है। सुधा, चंदर ने मिन्नत करते हुए कहा, मेरी बात सुनो। मुझसे गलती हुई या जो भी हुआ, लेकिन अब यथार्थ यही है कि डॉक्टर कैलाश तुम्हारे पति हैं। वे बहुत अच्छे इंसान हैं सुधा। वे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। उनके साथ इस तरह का अन्याय मत करो। अन्याय? सुधा कड़वाहट से हंस पड़ी। अन्याय मैंने किया है या तुमने? तुमने मेरी भावना का सौदा किया और अब तुम मुझे उपदेश दे रहे हो कि मैं कैलाश जी से प्यार करूं? चंदर, इंसान जिस्म बदल सकता है, लेकिन दिल का प्यार किसी दूसरे के नाम की वसीयत नहीं होता। लेकिन तुम्हें जीना होगा सुधा, तुम्हें ठीक होना होगा। चंदर ने उसका हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं जीते जी मर जाऊंगा। सुधा ने चंदर के चेहरे को देखा। उस चेहरे पर छाई तड़प और लाचारी देखकर सुधा का दिल पिघल गया। वह जानती थी कि चंदर भी कम तड़प नहीं रहा है। चंदर का यह अत्यधिक आदर्शवाद ही उसकी और चंदर दोनों की सबसे बड़ी तबाही का कारण बना था। सुधा ने धीरे से चंदर के सिर पर हाथ रखा और बेहद कोमल स्वर में कहा, चंदर, तुम रो मत। तुम्हारे आंसुओं से मेरा दिल टूटता है। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं जीऊं तो मैं जीऊंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस घर को संभालूं तो मैं संभालूंगी। लेकिन मुझसे यह उम्मीद मत करना कि मैं कैलाश जी को वह दिल दे सकूं जो तुम्हारे पास ही छूट गया है। चंदर ने अपना माथा सुधा के घुटनों पर रख दिया। लखनऊ की उस दोपहर में दो आत्माएं अपने गुनाह और दर्द के बोझ तले दबी हुई थीं। चंदर समझ गया था कि उसने जो गांठ बांधी थी उसे खोलना अब किसी के बस में नहीं था। डॉक्टर कैलाश के आने का समय हो रहा था और चंदर को अब इस त्रिकोण के बीच खड़े रहकर अपनी ही बनाई आग में जलना था। लखनऊ में कई दिन बिताने के बाद जब चंदर ने देखा कि सुधा ने थोड़ा बहुत खाना पीना शुरू कर दिया है और उसकी स्थिति में आंशिक सुधार है, तो वह भारी मन से वापस प्रयाग लौट आया। सुधा ने चंदर से वादा किया था कि वह जीने का प्रयास करेगी, लेकिन उस वादे की कीमत क्या थी, यह बात चंदर का दिल अच्छी तरह जानता था।
प्रयाग वापस आने पर चंदर का अपना जीवन पूरी तरह से नीरस, उद्देश्यहीन और बिखरा हुआ हो चुका था। विश्वविद्यालय का शोध कार्य, जो कभी उसकी सांसों की तरह जरूरी हुआ करता था, अब उसे बोझ लगने लगा था। डॉक्टर शुक्ला का बंगला, जहां कभी सुधा की हंसी की पैंजने गूंजती थीं, अब एक विशाल श्मशान की भांति शांत रहता था। डॉक्टर शुक्ला अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे थे और अधिकतर समय शांत रहकर पुरानी पांडुलिपियों को पढ़ते रहते थे। इस नीरसता और आत्म ग्लानि के माहौल में चंदर के पास केवल एक ही ठौर बचा था, रोजलान बंगला और पम्मी। चंदर का रोजलान जाना अब केवल काम के सिलसिले तक सीमित नहीं था। वह हर शाम जब प्रयाग पर उदास धुंधल का छाने लगता, रोजलान की चौखट पर पहुंच जाता। पम्मी के बंगले का माहौल पहले से काफी बदल चुका था। पम्मी, जो पहले केवल एक पेशेवर, रूखी और अपने काम से काम रखने वाली एंग्लो इंडियन युवती थी, चंदर के करीब आने के बाद उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सी नरमी और आत्मीयता आ गई थी। वह चंदर के भीतर उठते बवंडर को अच्छी तरह समझती थी। वह जानती थी कि चंदर अपने ही बनाए काल्पनिक आदर्शों के महल के ढहने के सदमे से गुजर रहा है। एक शाम जब इलाहाबाद में मूसलाधार बारिश हो रही थी, चंदर भीगता हुआ रोजलान पहुंचा। पम्मी अपने ड्राइंग रूम में बैठी थी। उसने चंदर को तौलिया दिया और चाय बनवाई। तुम फिर भीगते हुए आए हो चंदर, पम्मी ने प्यार भरी डांट के साथ कहा। इस तरह खुद को तकलीफ देकर तुम्हें क्या मिलता है? चंदर ने चाय का कप थामते हुए अपनी उदास आंखें उठाईं। पम्मी जी, जब अंदर की आग इतनी तेज हो कि इंसान झुलस रहा हो, तो बाहर का पानी या बारिश कोई असर नहीं करती। पम्मी चंदर के सामने आ बैठी। उसने अपनी उंगलियों से चंदर के माथे पर बिखरे गीले बालों को पीछे हटाया। पम्मी का यह स्पर्श किसी धाकड़ और स्वच्छंद औरत का नहीं, बल्कि एक बेहद संवेदनशील और देखभाल करने वाली स्त्री का था। चंदर, पम्मी ने बड़े धीमे और आत्मीय स्वर में कहा, तुमने अपनी पूरी जवानी दूसरों के लिए आदर्श बनने में गंवा दी। तुमने डॉक्टर साहब की इज्जत बचाई, तुमने सुधा की शादी कराई, तुमने अपने गुरु न को पूरा किया। लेकिन तुमने खुद अपने लिए क्या किया? तुमने अपनी भावनाओं का कत्ल कर दिया। चंदर ने पम्मी की ओर देखा। पम्मी की आंखों में इस समय कोई तंज नहीं था, केवल एक गहरी सहानुभूति थी। पम्मी जी, क्या इंसान बिना आदर्शों के जी सकता है? चंदर ने पूछा। अगर मैं अपनी भावनाओं के पीछे भागता तो डॉक्टर साहब का भरोसा टूट जाता। समाज मुझे क्या कहता? पम्मी कड़वाहट से मुस्कुराई। समाज, इसी समाज की दुहाई देकर तुमने 2 जिंदगियों को तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दिया। चंदर, अब उन पुरानी बातों को सोचना बंद करो। जो चला गया वह वापस नहीं आएगा। सुधा अब किसी और की है। तुम्हें अब अपने यथार्थ में जीना होगा। धीरे धीरे पम्मी चंदर के उस खालीपन को भरने लगी जो सुधा के जाने से पैदा हुआ था। लेकिन यह रिश्ता सुधा और चंदर के रिश्ते जैसा देहातीत या प्लेटोनिक नहीं था। पम्मी का दृष्टिकोण पूरी तरह व्यावहारिक, आत्मीय और भौतिक धरातल पर टिका हुआ था। पम्मी चंदर के सामने अपने जीवन की परतें खोलती। वह बताती कि किस तरह उसके पहले पति ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था और किस तरह उसने अपनी आज़ादी चुनी। पम्मी के इन अनुभवों ने चंदर को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि दुनिया केवल शास्त्रों और आदर्शों की किताबों जैसी सीधी सच्ची नहीं है। यहाँ हर इंसान अपने दर्द से जूझ रहा है। एक दिन जब चंदर रोजलान में बैठा था, उसने देखा कि बर्टी, पम्मी का भाई, बगीचे में अकेले मुस्कुरा रहा था। चंदर बर्टी के पास गया और बोला, बर्टी, आज तुम्हारे गुलाब बहुत सुंदर लग रहे हैं। बर्टी ने एक लाल गुलाब की पंखुड़ी को छूते हुए कहा, सुंदर है ना, लेकिन ये बहुत नाजुक हैं चंदर। अगर इन्हें ज्यादा कसकर पकड़ोगे तो ये टूट जाएंगे, और अगर इन्हें छोड़ दोगे तो ये हवा में उड़ जाएंगे। बर्टी के इन अनपढ़ सिरफिरे शब्दों ने चंदर के दिल पर गहरा असर किया। उसने मन ही मन सोचा कि उसने भी तो सुधा के साथ यही किया था। उसने अपने आदर्शों की पकड़ इतनी कस दी कि वह रिश्ता ही टूट गया। इसी दौरान गेसु एक दिन चंदर से मिलने आई। गेसु ने जब चंदर का पम्मी के घर रोज जाना और पम्मी के साथ उसकी बढ़ती नजदीकी देखी तो वह चितित हो गई। गेसु ने चंदर को रोककर सीधे शब्दों में कहा, चंदर साहब, आप क्या कर रहे हैं?
आप सुधा के जाने के बाद पम्मी जी के करीब जा रहे हैं। क्या आप सुधा को भूलने के लिए पम्मी जी का सहारा ले रहे हैं? यह आप पम्मी जी के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। चंदर ने एक थकी हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया, गेसु जी, मैं किसी का सहारा नहीं ले रहा। पम्मी जी मुझे उस यथार्थ की जमीन पर ला रही हैं जहां दर्द कम होता है। सुधा मेरे लिए एक पूजा थी, पम्मी जी मेरे लिए एक राहत हैं। दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन चंदर साहब, गेसु ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, राहत अस्थायी होती है और जब इंसान पूजा छोड़ देता है तो वह भटक जाता है। आप पम्मी जी के विचारों में ढलकर अपने मूल चरित्र से दूर जा रहे हैं। याद रखिए, आप चंदर हैं, अपनी अच्छाई और सच्चाई को मत खोइए। गेसु की बात ने चंदर को अंदर तक हिला दिया। वह जानता था कि वह बदल रहा है। सुधा का विरह, कैलाश का निष्पाप भाव और पम्मी का व्यावहारिक साहचर्य, इन तीनों के बीच फांसा चंदर अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसका अपना अस्तित्व और उसके सिद्धांत पूरी तरह से बिखर रहे थे। प्रयाग की हवाओं में अब गर्मी का एहसास बढ़ने लगा था, लेकिन चंदर के जीवन का सबसे बड़ा तूफान अभी आना बाकी था। एक ऐसा तूफान जो लखनऊ से आने वाली एक दर्दनाक खबर के साथ शुरू होने वाला था। प्रयाग में ग्रीष्मकालीन लू के थपेड़े चलने लगे थे। इलाहाबाद की सड़कें दोपहर में सूनी हो जाती थीं और गंगा, यमुना का पानी जैसे शांत होकर सुलग रहा था। डॉक्टर शुक्ला का स्वास्थ्य भी अब ढलने लगा था। वे अधिकांश समय अपने कमरे में ही विश्राम करते। चंदर का जीवन रोजलान और विश्वविद्यालय के बीच एक यंत्र की भांति कट रहा था। वह पम्मी के साथ समय बिताकर अपने भीतर के सन्नाटे को दबाने का प्रयास तो कर रहा था, लेकिन उसके मन का कोई कोना अभी भी लखनऊ की उस शांत, बीमार और विरक्त सुधा से जुड़ा हुआ था। एक दिन दोपहर के समय जब चंदर डॉक्टर शुक्ला के अध्ययन कक्ष में बैठकर कुछ पुरानी पांडुलिपियों को संभाल रहा था, डाकिया एक अत्यंत आवश्यक तार, टेलीग्राम लेकर आया। चंदर ने कांपते हाथों से वह तार लिया। तार लखनऊ से डॉक्टर कैलाश ने भेजा था। उसमें केवल 2 पंक्तियां लिखी थीं। सुधा की हालत अत्यंत चिंताजनक है, तेज बुखार और तपेदिक टीबी के लक्षण। वह निरंतर चंदर को पुकार रही है, तुरंत आओ। तार पढ़ते ही चंदर के हाथ से कागज छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस अनहोनी का डर उसके दिल में दबा हुआ था, वह अब सच बनकर सामने खड़ी थी। डॉक्टर शुक्ला को जब यह खबर मिली तो वे फूट फूट कर रो पड़े। उनकी वृद्धावस्था और गिरते स्वास्थ्य ने उन्हें इस योग्य भी नहीं छोड़ा था कि वे तुरंत यात्रा कर सकें। चंदर, डॉक्टर शुक्ला ने चंदर का हाथ थामकर बिलखते हुए कहा, मेरी सुधा को बचा लो। तुम तुरंत लखनऊ जाओ। मुझे नहीं पता कि मेरी बच्ची किस जहर में जल रही है, लेकिन तुम जाकर उसे बचा लो। चंदर बिना एक क्षण गंवाए पहली ही ट्रेन से लखनऊ के लिए रवाना हो गया। पूरे रास्ते चंदर की आंखों के सामने सुधा का मुस्कुराता बचपन, उसकी चंचल बातें, उसका अलहड़पन और फिर सगाई व विदाई के दिन उसकी आंखों में छाया वह अनंत सन्नाटा घूमता रहा। चंदर को लग रहा था कि अगर सुधा को कुछ हो गया तो वह दुनिया की नजर में भले ही महान आदर्शवादी बना रहे, लेकिन ईश्वर और अपनी आत्मा की अदालत में वह सुधा का सबसे बड़ा हत्यारा कहलाएगा। रात के अंतिम पहर में चंदर डॉक्टर कैलाश के बंगले पहुंचा। बंगले में एक भयानक और निराशाजनक सन्नाटा पसरा हुआ था। डॉक्टर कैलाश ड्राइंग रूम में सिर झुकाए बैठे थे। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरा थकान व दुख से ढका था। चंदर को देखते ही कैलाश उठे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कैलाश जी, कैसी है सुधा? चंदर ने बदहवास होकर पूछा। कैलाश ने सिर झुका लिया। चंदर, मैंने एक डॉक्टर के रूप में अपनी पूरी ताकत लगा दी। शहर के सबसे बड़े विशेषज्ञों को बुलाया, लेकिन उसका शरीर दवाइयों का जवाब ही नहीं दे रहा है। वह अंदर से जीना ही नहीं चाहती। जब रोगी की जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए तो चिकित्सा विज्ञान भी घुटने टेक देता है। कैलाश चंदर को ऊपर के कमरे में ले गए। कमरे में ऑक्सीजन और दवाइयों की तीखी गंध फैली हुई थी। बिस्तर पर सुधा पड़ी थी। उसका शरीर इतना क्षीण हो चुका था कि वह केवल अस्थियों का ढांचा लग रही थी। उसका चेहरा पीला, आंखें धंसी हुई और सांसें भारी चल रही थीं। चंदर दांव पर लगी अपनी पूरी दुनिया को ढहते देख स्तब्ध रह गया।
वह दौड़कर बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गया और उसने सुधा का बर्फ जैसा ठंडा हाथ अपने हाथों में ले लिया। सुधा, सुधा, चंदर ने बिलखते हुए पुकारा। चंदर की आवाज सुनते ही जैसे उस बेजान पड़े शरीर में जीवन की एक अंतिम लहर दौड़ गई। सुधा ने अपनी ढंसी हुई पलकें धीरे से उठाईं। उसकी धुंधली आंखों में चंदर का चेहरा देखते ही एक अजीब सी शांति और सुकून तैर गया। चंदर। सुधा की आवाज इतनी परतरहा धीमी थी कि चंदर को उसके होठों के पास अपना कान ले जाना पड़ा। तुम आ गए चंदर बाबू, सुधा ने एक बेहद कमजोर मुस्कुराहट के साथ फुसफुसाकर कहा। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे, मैं तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सुधा, यह क्या किया तुमने? चंदर अपनी चीख को दबाते हुए रो पड़ा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जियोगी, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। सुधा ने अपनी सूखी उंगलियों से चंदर के हाथ को हल्का सा दबाया। मैंने वादा निभाया था चंदर, मैं इतने महीनों से जी ही तो रही थी, लेकिन मेरी आत्मा तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। यह शरीर भी कब तक साथ देता? तभी डॉक्टर कैलाश कमरे में आए। उन्होंने चंदर के कंधे पर हाथ रखा और बेहद भारी मन से कहा, चंदर, तुम इसके पास बैठो, इसे तुम्हारी जरूरत है, मैं नीचे हूं। कैलाश का यह अगाध त्याग और निष्पाप आचरण देखकर चंदर का दिल अंदर से तार तार हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि कैलाश जैसा महान इंसान इस क्रूर नियति का शिकार क्यों बन रहा है? क्यों उसने अपने झूठे आदर्श के चक्रव्यूह में इन दो मासूम लोगों सुधा और कैलाश का जीवन फंसा दिया? उस पूरी रात चंदर सुधा के सिरहाने बैठा रहा। सुधा कभी होश में आती तो चंदर का हाथ कसकर पकड़ लेती और कभी बेहोशी में प्रयाग की गलियों, डॉक्टर शुक्ला के बंगले और अपने बचपन के दिनों को पुकारने लगती। जैसे जैसे भोर की पहली किरण खिड़की से छनकर कमरे में आने लगी, सुधा की सांसें और धीमी होती गईं। उसने आखिरी बार अपनी आंखें खोलीं और चंदर की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई दर्द, कोई शिकायत या कोई तड़प नहीं थी, केवल एक परम शांति थी। चंदर, सुधा ने अंतिम सांस खींचते हुए कहा, अपने आदर्शों को हमेशा कायम रखना और पापा का ध्यान रखना। और इसके साथ ही सुधा की उंगलियों की पकड़ चंदर के हाथ से ढीली पड़ गई। उसकी आंखें स्थिर हो गईं और उसकी आत्मा इस सांसारिक शरीर और उसके कठोर नियमों को छोड़कर अनंत में लीन हो गई। कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। चंदर सुधा के बेजान शरीर पर सिर रखकर स्तब्ध बैठा रहा। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकला, आंखों से आंसू थम गए। वह गुनाहों का देवता आज अपनी ही बनाई वेदी पर पूरी तरह भस्म हो चुका था। जिस आदर्श और धर्म का उसने जीवन भर ढोल पीटा था, उसने उसकी सबसे प्रिय आत्मा की बलि ले ली थी। लखनऊ की वह सुबह केवल सुधा की मृत्यु की सुबह नहीं थी, बल्कि चंदर के भीतर के देवता की अंतिम अंत्येष्टि थी। लखनऊ की उस काली रात और चीखती हुई भोर के बाद प्रयाग की धरती पर वापस लौटे चंदर का अस्तित्व पूरी तरह से बिखर चुका था। सुधा की अंत्येष्टि और उसके अंतिम संस्कार के बाद जब चंदर लखनऊ से प्रयाग की ओर ट्रेन में आ रहा था, तब उसे लग रहा था कि ट्रेन किसी डिब्बे में एक इंसान को नहीं, बल्कि उसके कंकाल और बुझी हुई आत्मा को ढो रही है। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से जब वह तांगे पर बैठकर डॉक्टर शुक्ला के बंगले की ओर बढ़ा, तो शहर की हर सड़क, यूनिवर्सिटी रोड का हर मोड़ और कटरा की हर दुकान उसे सुधा की याद दिला रही थी। वही गलियां जहां कभी सुधा की हंसी गूंजती थी, आज चंदर को काटने दौड़ रही थीं। डॉक्टर शुक्ला का बंगला अब एक वीरान श्मशान बन चुका था। डॉक्टर शुक्ला अपनी इकलौती बेटी के जाने के गम में बिस्तर से लग चुके थे। उनका विशाल, ज्ञान से भरा हुआ अध्ययन कक्ष अब धूल और सन्नाटे से भर गया था। डॉक्टर शुक्ला चंदर की ओर देखते तो उनकी आंखें पथरा जातीं। वे कुछ बोलना चाहते, लेकिन उनके होठों से केवल एक कराह निकलकर रह जाती। चंदर दिन रात अपने कमरे में बंद रहता। न वह कुछ खाता, न पीता और न किसी से बात करता। वह घंटों खिड़की के पास बैठा रहता और उस खाली आराम कुर्सी को घूरता रहता जिस पर बैठकर कभी सुधा उसके साथ बहस किया करती थी। चंदर के भीतर एक भयानक आत्म मंथन और पश्चाताप की ज्वाला जल रही थी। उसका संपूर्ण मंथन जांत कर भी बास मंथन, अस्तित्व और उसके जीवन दर्शन का ढांचा ध्वस्त हो चुका था। वह खुद से सवाल करता, मैंने क्या पाया? अपने गुरु के प्रति वफादारी
और अपने तथाकथित आदर्श को बचाने के चक्कर में मैंने एक पवित्र आत्मा का कत्ल कर दिया। मैं जिसे अपना धर्म समझता था, वह मेरा सबसे बड़ा अधर्म था। यदि मैं सचमुच सुधा से प्यार करता था, तो मैंने उसे समाज की उस बलिपेड़ी पर क्यों चढ़ने दिया? क्या मेरा यह प्लेटोनिक और देहातीत प्रेम केवल मेरी कायरता का आवरण था? चंदर का यह अंतर्द्वंद्व उसे मानसिक रूप से पागलपन की कगार पर ले जा रहा था। जब इंसान के आदर्श टूटते हैं, तो उसका ईश्वर और नैतिकता पर से विश्वास पूरी तरह उठ जाता है। चंदर भी इसी भयंकर नास्तिकता और शून्य की ओर फिसल रहा था। इसी घोर निराशा और एकांत के क्षणों में चंदर के कदम एक बार फिर स्वमेव रोजलान बंगले की ओर बढ़ गए। रोजलान का माहौल इस समय चंदर के टूटे हुए मन के लिए एकमात्र आश्रय बन सकता था। जब चंदर पम्मी के कमरे में पहुंचा, तो उसकी हालत देखकर पम्मी की आंखें भर आईं। चंदर का चेहरा सूख कर पीला पड़ गया था, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और आंखों में एक भयावह शून्यता थी। वह किसी जीते जागते इंसान के बजाय एक भूत की तरह लग रहा था। पम्मी उठी और बिना एक शब्द बोले उसने चंदर को अपनी आगोश में ले लिया। चंदर पम्मी की छाती से अपना सिर टिकाकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। महीनों से जमा हुआ उसका सारा दर्द, उसका रोना, उसकी घुटन और उसका पश्चाताप आंसुओं के रूप में बाहर बहने लगा। पम्मी ने बड़े आत्मीय भाव से चंदर के बालों को सहलाया और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। रो लो चंदर, पम्मी ने अत्यंत कोमल और करुणामय स्वर में कहा। जितना रोना है रो लो, अपने भीतर के इस जहर को बाहर निकाल दो। तुमने बहुत सह लिया अपने झूठे देवता बनने के चक्कर में। चंदर ने सिसकते हुए कहा। पम्मी जी, सुधा चली गई, उसने अपनी जान दे दी, लेकिन जाते जाते मुझे अपने आदर्शों की रक्षा करने की हिदायत दे गई। वह मुझे एक ऐसा श्राप दे गई है जिसे मैं पूरी जिंदगी भुगतूंगा। मैं अब इंसान नहीं रहा, मैं केवल एक लाश हूं। पम्मी ने चंदर का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामकर उसकी आंखों में देखा। चंदर, पम्मी ने बड़े व्यावहारिक और यथार्थवादी लहजे में कहा, सुधा जो कर सकती थी उसने किया। वह एक काल्पनिक दुनिया में जीती थी और उसी काल्पनिक दुनिया के लिए मर गई। लेकिन तुम जिंदा हो, तुम्हें इस यथार्थ की दुनिया में जीना होगा। अब तुम्हें अपने इस देवता वाले मुखौटे को पूरी तरह से उतार कर फेंकना होगा। पम्मी का यह स्पर्श और उसका साहचर्य चंदर को एक नया जीवन देने लगा। लेकिन यह नया जीवन चंदर के उसकी वारा है पुराने पवित्र और आदर्शवादी जीवन से बिल्कुल अलग था। चंदर अब पम्मी की स्वच्छंदता, उसकी भौतिकता और उसके कड़वे यथार्थवाद में शरण लेने लगा था। पम्मी ने चंदर को शराब ढाल कर दी। चंदर, जिसने जीवन में कभी शराब को छुआ तक नहीं था, ने उस कड़वे घूंट को एक ही सांस में पी लिया। वह उस जहर से अपने दिल के जख्म को सुन्न करना चाहता था। यही सही है चंदर, पम्मी ने अपने ग्लास से चंदर का ग्लास टकराते हुए कहा। जब तक तुम दर्द को महसूस करोगे, तुम जलोगे। दर्द को मार दो, भावनाओं को खत्म कर दो। यही इस बेदर्द दुनिया में जीने का एकमात्र तरीका है। रोजलान की उस शाम ने चंदर के व्यक्तित्व में एक नया मोड़ ला दिया। वह चंदर जो कभी नैतिकता, धर्म और अध्यात्म की बातें करता था, अब पम्मी की संगति में आकर वासना, यथार्थ और स्वच्छंदता की गलियों में भटकने लगा था। वह सुधा के विरह की आग को बुझाने के लिए पम्मी के शरीर और उसके व्यावहारिक विचारों की छांव ढूंढ रहा था। लेकिन क्या यह राहत सचमुच स्थायी थी, या फिर चंदर अपने आत्म पतन के एक नए और गहरे गड्ढे में गिर रहा था? गेसु और बिनती जैसी आत्माएं अभी भी दूर खड़ी चंदर के इस विनाश को देख रही थीं और उसके वापस लौटने की आस लगाए बैठी थीं। सुधा की मृत्यु के बाद चंदर का जीवन पूरी तरह से पटरी से उतर चुका था। रोजलान का बंगला अब उसका दूसरा घर बन गया था, जहां पम्मी का संग और ढालता हुआ जाम उसके भीतर जलती हुई विरह की आग को कुछ देर के लिए सुन्न कर देता था। चंदर का यह आचरण विश्वविद्यालय के गलियारों, प्रोफेसरों और यहां तक कि उसके पुराने मित्रों के बीच भी चर्चा का विषय बनने लगा था। जो चंदर कभी अपनी शुचिता, ज्ञान और गंभीर व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था, वही चंदर अब विरक्ति, नास्तिकता और एक अजीब सी सनक का शिकार बन चुका था। इसी दौर में डॉक्टर शुक्ला के बंगले में एक नया मोड़ आया। सुधा की मृत्यु से टूटे डॉक्टर शुक्ला की देखभाल
और घर के बिखरते माहौल को संभालने के लिए उनकी भांजी बिनती घर आई। बिनती स्वभाव से अत्यंत सीधी, सेवाभावी, नम्र और पारंपरिक संस्कारों में पली बढ़ी युवती थी। जब बिनती उस बंगले में आई तो उसने देखा कि जिस घर की महानता और चंदर के चरित्र की कहानियां उसने अपनी बुआ और डॉक्टर शुक्ला से सुनी थीं, वह सब एक खंडहर बन चुका था। डॉक्टर शुक्ला बीमारी से जर्जर होकर बिस्तर पर पड़े थे और चंदर दिन रात अपने कमरे में बेसुध पड़ा रहता था या फिर शराब के नशे में रोजलान से देर रात वापस लौटता था। बिनती ने शांत भाव से घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वह सुबह सुबह उठकर घर की सफाई करती, डॉक्टर शुक्ला की दवाइयों का ध्यान रखती और चंदर के बिखरे हुए कमरे को व्यवस्थित करती। एक दिन जब चंदर दोपहर के समय सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका कमरा पूरी तरह साफ था। उसकी मेज पर बिखरी हुई किताबें सलीके से रखी थीं और खिड़की के पास एक ताजा फूलदान रखा था। चंदर ने बरामदे में आकर देखा कि बिनती डॉक्टर शुक्ला के पैर दबा रही थी। चंदर ने थोड़ा कठोर स्वर में पूछा, बिनती, मेरे कमरे की चीजों को हाथ लगाने की हिम्मत तुमने कैसे की? मुझे अपनी किताबें बिखरी हुई ही पसंद हैं। बिनती ने बिना किसी गुस्से या डर के अपनी शांत आंखें उठाईं और बेहद शालीनता से कहा, चंदर भैया, किताबें बिखरी हों तो संभाली जा सकती हैं, लेकिन जब इंसान का मन और घर बिखर जाए तो उसे संभालना पड़ता है। पापा आपकी यह हालत देखकर रोज अंदर ही अंदर मरते हैं। चंदर बिनती के इस सादे और तीखे जवाब से सन्न रह गया। उसमें सुधा जैसी चंचलता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गंभीर और शांत आत्मीयता थी जो चंदर को अंदर तक झकझोर गई। चंदर ने मुंह फेर लिया और रूखेपन से बोला, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो। लेकिन बिनती ने चंदर की इस कड़वाहट का जवाब कभी गुस्से से नहीं दिया। वह चंदर के भोजन का ध्यान रखती, उसके कपड़ों को संभालती और उसके देर रात घर लौटने पर भी बिना कोई शिकायत किए चुपचाप दरवाजा खोलती। बिनती की इस मूक सेवा और समर्पण ने चंदर के भीतर के अहंकार और पतन पर चोट करना शुरू कर दिया। उधर रोजलान में पम्मी भी चंदर में आते इस बदलाव को महसूस कर रही थी। एक शाम जब चंदर रोजलान पहुंचा तो वह बहुत अशांत था। उसने पम्मी से शराब मांगी। पम्मी ने शराब का गिलास उसके सामने रखा, लेकिन चंदर का हाथ थामते हुए कहा, चंदर, तुम इस जहर से खुद को मिटाना चाहते हो या सुधा को भूलना चाहते हो? लेकिन सच तो यह है कि तुम जितना इस रास्ते पर बढ़ रहे हो उतना ही अपनी आत्मा को छल रहे हो। चंदर ने पम्मी की ओर देखा। पम्मी जी, आपने ही तो कहा था कि भावनाओं को मार दो, आपने ही तो मुझे यथार्थ की जमीन दिखाई थी। पम्मी ने एक ठंडी सांस ली और खिड़की के बाहर देखा। मैंने तुम्हें यथार्थ स्वीकार करने को कहा था चंदर, खुद को मिटाने को नहीं। मैं एक ऐसी औरत हूं जिसने दुनिया के कड़वे सच को देखा है, लेकिन तुम इस मिट्टी के बने ही नहीं हो। तुम जितना भी ढोंग कर लो, तुम्हारे भीतर का वह सच्चा और निर्मल चंदर तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। पम्मी की यह बेबाक ईमानदारी चंदर के लिए एक नया झटका थी। उसे एहसास हुआ कि पम्मी भी अब उसे इस पतन की खाई से बाहर निकालना चाहती थी। पम्मी का यह बेबाक ईमानदारी चंदर के लिए एक नया झटका थी। रूप किसी वासना से भरा नहीं, बल्कि एक सच्ची हितैषी का था जो चंदर के वास्तविक रूप को बचाना चाहती थी। रात को जब चंदर घर लौटा तो उसने देखा कि बिनती दिए की हल्की रोशनी में बैठकर उसकी किसी पुरानी डायरी को पढ़ रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। चंदर कमरे में आया। बिनती ने तुरंत डायरी बंद कर दी और खड़ी हो गई। तुम मेरी डायरी क्यों पढ़ रही थीं? चंदर ने भारी आवाज में पूछा। बिनती ने रूंधे हुए गले से कहा, चंदर भैया, इसमें आपने सुधा जी के बारे में, अपने सिद्धांतों के बारे में कितना सुंदर लिखा है। आप कितने महान और पवित्र विचार रखते थे, फिर आप आज खुद को इस तरह क्यों मिटा रहे हैं? क्या सुधा जी यही चाहती थीं कि आप उनके जाने के बाद अपने अस्तित्व को ही खत्म कर दें? बिनती के इस सीधे सवाल ने चंदर के दिल पर पड़े उस कड़े आवरण को फोड़ दिया। चंदर वहीं कुर्सी पर बैठ गया और उसने अपना सिर झुका लिया। बिनती, चंदर ने अत्यंत थकी हुई आवाज में कहा, मैंने जिस देवता को अपने भीतर गढ़ा था वह झूठा था। उसने सुधा को मार डाला। अब मैं इस टूटे हुए देवता का क्या करूं? बिनती चंदर के पास आई
और उसके सामने बैठकर बड़े विश्वास से बोली, चंदर भैया, इंसान देवता बनने के लिए पैदा नहीं होता, इंसान बनने के लिए पैदा होता है। आपसे गलती हुई, आपने आदर्श के नाम पर प्रेम की बलि चढ़ाई, लेकिन अब उस अपराधबोध में खुद को मिटाना दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है। आपको फिर से जीना होगा पापा के लिए, मेरे लिए और उस साहित्य के लिए जिसे आपने छोड़ दिया है। बिनती के इन शब्दों में प्रयाग की सुबह जैसी एक नई किरण थी। चंदर को लगा कि जैसे उसकी चेतना पर पड़ा घोर अंधेरे का पर्दा धीरे धीरे हटने लगा था। बिनती का यह निश्चल समर्पण और पम्मी की वह बेबाक चेतावनी दोनों मिलकर चंदर को उसकी आत्मा के पुनर्जन्म की ओर ले जा रहे थे। क्या चंदर अपने इस आत्मपतन के गड्ढे से बाहर निकल पाएगा? क्या वह बिनती के इस पावन आदर और पम्मी के यथार्थ के बीच अपने जीवन की नई राह खोज सकेगा? प्रयाग में ग्रीष्म की भीषण तपन के बाद अब मानसून की पहली बौछारों ने शहर को भिगो दिया था। गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा था और रोजलान के बगीचे में पुरानी मिट्टी की भीनी भीनी महक फैल गई थी। बिनती के सहज, निश्चल और सेवाभावी स्पर्श ने चंदर के जीवन में एक मौन क्रांति ला दी थी। चंदर का वह विक्षिप्त रूप, शराबीपन और जीवन से विरक्ति का भाव अब धीरे धीरे कम होने लगा था। बिनती ने चंदर से कभी कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की, न ही उसे उपदेश दिए। उसने केवल चंदर की बिखरी हुई पांडुलिपियों को संभाला, उसके खाने का ध्यान रखा और उसकी आंखों में झांककर उसे उसके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाई। चंदर ने फिर से अपनी मेज पर बैठना शुरू कर दिया था। उसने अपने अधूरे शोध कार्य और साहित्य को पुनः लिखना आरंभ किया, लेकिन अब उसकी लेखनी में वह पुराना काल्पनिक आदर्शवाद नहीं था, बल्कि जीवन के यथार्थ, वेदना और संवेदना की एक नई गहराई थी। एक शाम जब बारिश थमी हुई थी, चंदर रोजलान पहुंचा। पम्मी अपने स्टडी रूम में बैठी थी। उसके आसपास सूटकेस और पैकिंग का सामान बिखरा पड़ा था। चंदर ने कमरे में कदम रखा और सामान देखकर स्तब्ध रह गया। यह सब क्या है पम्मी जी? चंदर ने चौंक कर पूछा। क्या आप कहीं जा रही हैं? पम्मी ने अपनी मेज से सिर उठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और एक परिपक्व मुस्कान थी। उसने चंदर की ओर देखा और कहा, हाँ चंदर, मैं प्रयाग छोड़कर हमेशा के लिए इंग्लैंड जा रही हूं। चंदर के पैरों तले जमीन खिसक गई। इंग्लैंड? अचानक? क्यों पम्मी जी? पम्मी उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, जहां बर्टी बगीचे में फूलों को निहार रहा था। चंदर, पम्मी ने बड़े शांत और आत्मीय स्वर में कहा, मेरा यहां का काम पूरा हो चुका है। मैंने अपने अतीत के सारे जख्मों को सह लिया और उनसे उबर गई। बर्टी के इलाज के लिए भी इंग्लैंड में बेहतर इंतजाम है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा रास्ता भी अब साफ हो गया है। मेरा रास्ता? चंदर ने अचरज से पूछा। हाँ चंदर। पम्मी ने मुड़कर चंदर की आंखों में देखा। जब तुम टूटे हुए मेरे पास आए थे तो तुम्हें एक आश्रय की जरूरत थी। तुमने मुझे एक ढाल बनाया ताकि तुम अपने भीतर उठ रहे दर्द से बच सको। मैंने तुम्हें वह सहारा दिया, लेकिन अब तुम उस दौर से बाहर निकल चुके हो। तुम्हारे घर में जो बिनती आई है, उसने तुम्हें वह दिया जो मैं कभी नहीं दे सकती थी, तुम्हारी खोई हुई आत्मा का विश्वास। चंदर सिर झुकाए चुपचाप सुनता रहा। पम्मी ने चंदर के करीब आकर उसके कंधों पर हाथ रखा। चंदर, तुमने हमेशा औरतों को केवल दो चश्मों से देखा, या तो देवी सुधा बनाकर पूजा या फिर स्वच्छंद पम्मी समझकर शरण ली। तुमने कभी औरत को एक साधारण इंसान के रूप में स्वीकार नहीं किया जो प्रेम और समर्पण दोनों दे सकती है। बिनती वही साधारण लेकिन महान शक्ति है। तुम्हें अब अपने जीवन में स्थिरता ढूंढनी होगी। चंदर की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि पम्मी वास्तव में कितनी महान और बेबाक स्त्री थी। पम्मी ने कभी चंदर पर अपना अधिकार नहीं जताया, बल्कि उसने हमेशा चंदर को सच का आईना दिखाया। आप कब निकल रही हैं? चंदर ने रूंधे हुए गले से पूछा। कल सुबह की ट्रेन से बॉम्बे और वहां से जहाज। पम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, रो मत चंदर, जीवन चलने का नाम है। तुमने मुझे सिखाया कि भारतीय दर्शन में कितना ठहराव है और मैंने तुम्हें सिखाया कि पश्चिमी यथार्थ में कितनी गति है। हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। अगली सुबह इलाहाबाद स्टेशन पर चंदर और बिनती दोनों पम्मी और बर्टी को विदा करने पहुंचे। ट्रेन की सीटी बजी। पम्मी ने चंदर को आखिरी बार गले लगाया
और बिनती का हाथ थामकर कहा, बिनती, इस इंसान का ध्यान रखना। यह बहुत भावुक और पागल है। इसे अपनी ममता और धैर्य से संभाल कर रखना। बिनती ने नम आंखों से सिर हिलाया। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ गई। रोजलान की वह पम्मी, जो कभी चंदर के जीवन में एक बवंडर बनकर आई थी, अब एक मधुर और कड़वी याद बनकर ओझल हो चुकी थी। घर लौटते हुए चंदर और बिनती तांगे में साथ बैठे थे। प्रयाग की गलियों पर धुली हुई धूप खिली थी। चंदर ने बिनती की ओर देखा। बिनती की सादगी, उसकी निश्चल आंखें और उसकी बिना शर्त सेवा ने चंदर के भीतर के उस पुराने घाव पर मरहम लगा दिया था। बिनती, चंदर ने पहली बार बेहद आत्मीयता से पुकारा। बिनती ने अपनी आंखें उठाईं। जी चंदर भैया। मुझे भैया मत कहा करो बिनती। चंदर ने धीरे से कहा, तुम इस घर की रक्षा करने वाली अन्नपूर्णा हो। तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है। बिनती के चेहरे पर एक हल्की सी लाली दौड़ गई। उसने अपनी नजरें झुका, लेकिन उसके होठों पर एक ऐसी संतोषजनक मुस्कान तैर गई जो बता रही थी कि चंदर अब भटकने की गलियों से वापस अपने मूल केंद्र की ओर लौट आया था। डॉक्टर शुक्ला का बंगला अब फिर से शांत, पवित्र और ज्ञान के वातावरण से महकने लगा था। लेकिन इस कहानी का अंतिम और सबसे बड़ा सत्य अभी आना बाकी था। एक ऐसा सत्य जो चंदर को गुनाहों के देवता के इस पूरे महाकाव्य का अंतिम निष्कर्ष देने वाला था। प्रयाग में अब मानसून अपने अंतिम चरण पर था। वर्षा के बाद कटरा और विश्वविद्यालय रोड के आसपास का वातावरण पूरी तरह से धुलकर साफ हो चुका था। वही शहर जो कुछ महीनों पहले तक चंदर के लिए एक जलता हुआ श्मशान महसूस होता था, अब धीरे धीरे अपने वास्तविक, सौम्य और शांत रूप में वापस लौट रहा था। रोजलान से पम्मी का प्रस्थान और सुधा की मृत्यु के कड़वे यथार्थ को स्वीकार करने के बाद चंदर के भीतर का तूफान पूरी तरह से थम चुका था। लेकिन यह ठहराव किसी निराशा या पलायन का नहीं था, बल्कि एक आत्म साक्षात्कार और मानसिक परिपक्वता का था। डॉक्टर शुक्ला का स्वास्थ्य भी अब बिनती और चंदर की नियमित देखभाल से काफी बेहतर हो चुका था। डॉक्टर शुक्ला अपने पुराने अध्ययन कक्ष में बैठने लगे थे और चंदर ने उनके मार्गदर्शन में अपने शोध निबंध को अंतिम रूप दे दिया था। अब बंगले की धड़कन थी बिनती। बिनती ने उस घर को न केवल व्यवस्थित किया था, बल्कि चंदर की टूटी हुई आत्मा को अपनी अटूट निष्ठा और सेवा से नया जीवन दिया था। वह चंदर के हर भाव को बिना कहे समझ लेती थी। वह सुधा की तरह चंचल या तार्किक नहीं थी, न ही पम्मी की तरह बेबाक और स्वच्छंद। बिनती तो उस बहती हुई नदी की तरह थी, जो जमीन के हर खड्ड को बिना किसी शोर के अपने समतल प्रवाह से भर देती थी। एक शांत शाम डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे। चंदर अध्ययन कक्ष में बैठा अपनी नई पुस्तक के अंतिम पन्ने लिख रहा था। तभी बिनती हाथ में दिया और चाय की ट्रे लिए कमरे में आई। उसने मेज पर दिया रखा और चंदर के पन्नों को करीने से समेटा। चंदर ने अपनी कलम रोकी और बिनती की ओर देखा। दिए की मध्यम रोशनी में बिनती का सादा चेहरा एक अजीब सी पावनता और शांति से चमक रहा था। बिनती, चंदर ने बहुत ही कोमल स्वर में कहा। बिनती रुकी और मुस्कुराकर बोली, जी चंदर बाबू। चंदर ने अपनी उस नई पांडुलिपि की तरफ इशारा किया जिसका शीर्षक उसने लिखा था, गुनाहों का देवता। बिनती, क्या तुम जानती हो कि इस पुस्तक का असली अर्थ क्या है? चंदर ने शांत भाव से पूछा। बिनती चंदर के पास आई और बहुत ही नम्रता से बोली, मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूं चंदर बाबू, लेकिन जितना मैंने आपको और इस घर को देखा है, उससे मुझे यही लगता है कि जब इंसान अपनी भावनाओं को दबाकर देवता बनने की कोशिश करता है, तो वह अनजाने में सबसे बड़ा गुनाह कर बैठता है। चंदर बिनती की इस सहज और गहरी समझ को देखकर स्तब्ध रह गया। जिस सत्य को खोजने में उसने अपनी जवानी, अपना प्रेम और अपनी मानसिक शांति गंवा दी थी, उस सत्य को बिनती ने 2 वाक्यों में पिरो दिया था। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बिनती, चंदर ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। मैंने सुधा से देहातीत प्रेम किया, लेकिन उसे पाने की हिम्मत नहीं दिखाई। मैंने समाज और गुरु हण के नाम पर उसे किसी और के हवाले कर दिया। मैं खुद को आदर्शवादी और देवता समझता रहा, लेकिन सच तो यह है कि मैं सुधा की मौत का और कैलाश जी के अधूरेपन का असली गुनहगार था। लेकिन अब आप उस पापकर्म की आग से निकल चुके हैं चंदर बाबू, बिनती ने बड़े विश्वास के साथ कहा। पापा कहते हैं कि सोना आग में तपने
के बाद ही शुद्ध होता है। आपका वह काल्पनिक आदर्श टूट गया, लेकिन आपका सच्चा मनुष्य अब जाग चुका है। चंदर ने उठकर बिनती का हाथ अपने हाथों में ले लिया। इस बार चंदर के मन में कोई झिझक, कोई अपराधबोध या कोई देहाती दर्शन की बंदिश नहीं थी। उसने बिनती को एक देवी या प्रेमिका के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की उस यथार्थवादी साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था जो उसके हर दुख सुख की सहभागी थी। बिनती, चंदर ने निष्पाप भाव से कहा, क्या तुम मेरी इस बिखरी हुई दुनिया में हमेशा के लिए मेरी संगिनी बनकर रहोगी? क्या तुम मुझे मेरे इस इंसान रूप में स्वीकार करोगी? बिनती की आंखों में खुशी और समर्पण के आंसू छलक पड़े। उसने अपना सिर चंदर की छाती से लगा दिया और धीमे स्वर में कहा, मैंने तो उसी दिन अपना जीवन आपको सौंप दिया था चंदर बाबू। जिस दिन मैंने आपकी आंखों में वह अगाध दर्द देखा था, उसी रात लखनऊ से डॉक्टर कैलाश का एक लंबा पत्र आया। कैलाश ने पत्र में लिखा था कि वे अब पूरी तरह से अपने चिकित्सीय कार्य और समाज सेवा में जुट चुके हैं। उन्होंने सुधा के नाम से लखनऊ में एक मुफ्त अस्पताल की नींव रखी थी। पत्र के अंत में कैलाश ने लिखा था, प्रिय चंदर, सुधा चली गई, लेकिन उसने मुझे जीवन का असली अर्थ सिखा दिया। प्रेम का मतलब अधिकार जमाना नहीं, बल्कि उस दर्द के माध्यम से दूसरों के आंसू पोंछना है। मुझे उम्मीद है कि तुम भी अब अपने अतीत की राख से बाहर निकलकर जीवन के नए पथ पर अग्रसर होगे। कैलाश के इस पत्र ने चंदर के दिल पर जमी आखिरी वेदना की परत को भी हटा दिया। चंदर समझ गया कि इस पूरी त्रासदी में कोई भी गलत नहीं था, न सुधा, न कैलाश, न पम्मी और न वह स्वयं। सब नियति और अपने आदर्शों व धारणाओं के हाथों विवश थे। अगली सुबह प्रयाग का आसमान पूरी तरह साफ था। संगम की ओर से आती शीतल पवन में एक नई ताजगी थी। डॉक्टर शुक्ला ने मुस्कुराते हुए चंदर और बिनती को अपना आशीर्वाद दिया। चंदर ने अपनी मेज पर रखी गुनाहों का देवता की अंतिम प्रति को पूरा किया और उस पर आखिरी विराम चिन्ह लगाया। उसने अपनी खिड़की खोली। सामने सूरज की सुनहरी किरणें प्रयाग की गलियों को आलोकित कर रही थीं। चंदर का देवता बनने का ढोंग खत्म हो चुका था और एक नया, सच्चा और प्रांजल इंसान जन्म ले चुका था। समय के साथ प्रयाग में गंगा यमुना का संगम उसी शांति से बहता रहा। सुधा के जाने और पम्मी के इंग्लैंड लौटने के 5 वर्ष बाद चंदर का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। डॉक्टर शुक्ला के निधन के बाद चंदर विश्वविद्यालय में एक सम्मानित प्रोफेसर बन चुका था और उसकी पुस्तक गुनाहों का देवता प्रकाशित होकर प्रसिद्ध हो चुकी थी। बिनती की निश्चल ममता और सेवा ने घर को फिर से खुशियों से भर दिया था और उनका 2 साल का छोटा बच्चा आंगन की रौनक था। लखनऊ से डॉक्टर कैलाश ने पत्र लिखकर बताया कि उन्होंने सुधा की याद में मुफ्त अस्पताल खोलकर खुद को समाज सेवा में समर्पित कर दिया है। इंग्लैंड से पम्मी का पत्र आया, जिसमें उसने लिखा कि बर्टी ठीक है और बिनती ने चंदर को सही मायनों में संभाल लिया है। एक शाम संगम के घाट पर बैठा चंदर बहती लहरों को देखते हुए समझ गया कि इंसान को देवता बनने के ढोंग में अपनी भावनाओं का कत्ल नहीं करना चाहिए, बल्कि यथार्थ को स्वीकार कर एक सच्चा मनुष्य बनना चाहिए। उसने अंजलि में जल भरकर सुधा को प्रणाम किया। अब उसकी आंखों में दर्द नहीं, केवल अनंत शांति थी। तो दोस्तों, गुनाहों का देवता की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और माई यूनिवर्स स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए इस कहानी का कौन सा किरदार या हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और अगली कौन सी किताब सुनना चाहते हैं, यह भी जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए और अपना ख्याल रखिए।